इस मैजिक एकेडमी में छोटी सी बात पर भी लड़ाई हो सकती है क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत खतरनाक है। जब सुनवू अपनी क्लासमेट को कहता है कि उसकी आइस मैजिक ठंडी नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके बीच डुएल शुरू हो जाता है। वैसे सुनवू बस देखना चाहता है कि वो क्या कर सकती है। हायुंग पहले अटैक करती है, बहुत सारे आइस बोल्ट्स मारती है, पर सुनवू आसानी से डॉज करता है और उसके अटैक पैटर्न का मजाक उड़ाता है। वो गुस्सा हो जाती है और एक बड़ा आइस पियर सीधा उसकी तरफ फेंकती है। सुन वू मुश्किल से बचता है और उसे अपनी फुर्ती से हैरान कर देता है। वो समझ नहीं पाती कि ये कैसे बच गया। वो नारुतो स्टाइल मूव यूज करती है उसे पकड़ने के लिए, ये सोचते हुए कि सुनवू सिर्फ भाग रहा है। तभी सुनवू उस पर कूदता है और हमला करता है। उनके स्पेल्स टकराते हैं और जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। सुनवू उसका स्पेल तोड़ देता है और उसे बचा लेता है ताकि उसके चेहरे पर चोट ना आए। पर सुनवू पहले इतना ताकतवर नहीं था। वापस आने से पहले वो इस दुनिया में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर की तरह शांति से रह रहा था और उम्मीद कर रहा था कि हीरो सब संभाल लेगा ताकि वो अर्थ वापस जा सके। बदकिस्मती से हीरो हार गया और फाइनल बॉस से लड़ते हुए मारा गया। हीरो के मरने से दुनिया तबाह हो गई और सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया कि मेन स्टोरी पूरी तरह फेल हो गई है। इस फेलियर की वजह से दुनिया रीसेट हो गई। सुन वो कुछ समझ पाता उससे पहले सब बिखर गया। जब वो जागता है तो बस में होता है। अकेडमी को देखकर उसे एहसास होता है कि वो 7 साल पीछे आ गया है। यानी भाई पहले नॉवल में घुसा और अब टाइम ट्रैवल भी कर लिया। उसे सोजिन की मौत परेशान कर रही है, जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में हीरो जिंदा रहता है। उसका मरना कहानी में बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है और नए वर्ल्ड का कुछ पता नहीं। सुनवू सोचता है क्या दुनिया फिर खत्म होगी, पर इस बार वो पक्का इरादा करता है कि प्रोटैगनिस्ट को बचाएगा और नई एंडिंग बनाएगा। इसके लिए उसे कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलना होगा। सुनवू एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे गुस्से में घूरने लगती है। वो फौरन चिढ़ जाती है कि ये बंदा ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे जानता हो, जबकि ये पहली मुलाकात है। हमारे लड़के का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जब सून वो इनकार करता है तो वो कहती है कि मुझे घूरना बंद करो। इस पॉइंट पर शब्दों से ज्यादा दर्द गोली लगने से होता। सून वो समझ जाता है कि की कैरेक्टर्स के करीब जाना आसान नहीं होगा। पहली क्लास शुरू होती है और रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पर आते हैं। 3 लोग आते हैं। पहला है सियोजिन, जो आर्चमेज का स्टूडेंट है। सियोजिन मशहूर है और सुनवू को लगता है कि ये वो ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट है। दूसरी रिप्रेजेंटेटिव एक परी जैसी लड़की है, पर वो भोली नहीं है। सुनवू नोट करता है कि उसकी मुस्कुराहट भी बनावटी है। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव रैंक 1 सीनियर है, जो 3 साल से टाइटल होल्ड किए हुए है। ये वो नर्ड है जो हर एनिमे में ताकतवर होता है। इसके बारे में सुनवू को ज्यादा डेटा नहीं पता। तीनों कसम खाते हैं, जबकि सुनवू देखता है कि उसके बगल वाली लड़की गुस्से में उबल रही है। सुनवू मौका देखकर उसे परेशान करने के लिए कमेंट पास करता है। वो जल्दी गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि क्या मतलब। सोचने के बाद हमारा लड़का अपना चाल चलता है और कहता है कि वो स्टेज वाले लोगों से बेहतर है। लड़की को लगता है ये बंदा अजीब है, खासतौर पर जब उसे उनकी ताकत का अंदाजा नहीं। सुनवू नाटक करता है। वो कहता है कि उसकी इंस्टिंक्ट तेज है और वो देखकर बता सकता है। लगता है उसका प्लान काम नहीं किया, क्योंकि वो खुश होने के बजाय उस पे चिल्लाने लगती है। भाई को समझ आ जाता है कि तरीका बदलना पड़ेगा। बात बदलते हुए वो पूछता है कि क्या वो अपने करियर को लेकर परेशान है। ये बात उसे पता नहीं होनी चाहिए थी। लड़की को नाम सुनकर याद आता है और वो उसे घूरकर धमकी देती है। वो कहती है कि दोबारा बात मत करना और वहां से चली जाती है। हमारा लड़का समझ जाता है कि वो चार्मिंग प्रिंस नहीं है, बल्कि उसने शुरुआत में ही सब खराब कर दिया। मैजिक एकेडमी का नया सेमेस्टर असेसमेंट टेस्ट से शुरू होता है, जिससे रैंक डिसाइड होगी। स्टूडेंट्स प्रेशर फील कर रहे हैं, पर हमारा हीरो कॉन्फिडेंट एक्ट करता है। सुनवू चाहता है कि वो सेकेंड ईयर के टॉप 10 रैंकिंग में आए। पिछली जिंदगी में उसे बी रैंक के ऑफर्स मिले थे, इसीलिए वो इन लूजर्स के सामने एवरेज नहीं दिखना चाहता। वो पूरी एकेडमी को दिखाना चाहता है। टेस्ट शुरू होता है एक मेज के साथ, जो आइस बोल्ट्स यूज करके कई पुतलन को गिरा देती है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को नाम से बुलाया जाता है। फिर हम कोरियन डकोटा जॉनसन को देखते हैं, वही लड़की जिसने हमारे लड़के को धमकाया था। वो अपनी फायर मैजिक यूज करके सबको हैरान कर देती है। इस लेवल पर वो प्रो मानी जाती है। असल में अगर हीरो सियोजिन वहां ना होता तो आरा लेजेंड बन जाती। हीरो की बात करें तो सोर्ड्समैन फील्ड पर आता है और तेज अटैक करता है। तीनों डमीज को वो अपनी तलवार से टुकड़ों में काट देता है। इसने फाइट बहुत जल्दी खत्म कर दी,
यहाँ तक कि अरा भी हैरान रह गई। वो स्किल्ड है, लेकिन सियोजन ऑलरेडी प्रोफेशनल लेवल पर है। वो हमेशा उसके शैडो में रही है, इसीलिए जेलस फील करती है। अगला नंबर हमारे लड़के का है। सुनवू दिखाने के लिए तैयार है कि वो क्या कर सकता है। टीचर्स उसे एक आम बच्चे की तरह याद रखते हैं जिसमें कोई खास बात नहीं। डेटा के मुताबिक वो एनहांसमेंट मैजिक में अच्छा है, पर यह अजीब है कि वो खाली हाथ आया है। पटेल सामने आते हैं। सुनवू अपने हाथ में मैजिक बनाता है। टीचर्स उसे ऑर्डिनरी समझते हैं, पर जैसे ही वो देखते हैं कि वो मैजिक कंप्रेस कर रहा है, वो चौंक जाते हैं। ये मैनिफेस्टेशन मैजिक की एडवांस टेक्निक है जो सीखने के बाद ही आती है। सिर्फ वेटरन मेजेस इसे कॉम्बैट में यूज करते हैं। इतनी हाई लेवल टेक्निक देखकर आरा और सियोजन भी हैरान रह जाते हैं। जैसे ही सुनवू अपना अटैक लॉन्च करता है ताकि पुतलों को तबाह कर सके, प्लॉट ट्विस्ट होता है। अटैक डमीज के पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाते और उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो हीरो बन रहा था पर माना ही नहीं है। वो न्यूबी बच्चों के सामने कूल बनने गया था, पर अपनी बेइज्जती करा बैठा। अचानक बहुत सारी ब्लू स्क्रीन सामने आती हैं। सुनवू सोचता है ये सिस्टम पहले क्यों नहीं आया। अगले सीन में वो डॉर्म रूम में है और सोच रहा है कि ओरिजिनल स्टोरी बदल क्यों गई। नोटिफिकेशन बताता है कि आउटसाइडर्स प्रिविलेज अनलॉक हो गया है और 3000 पॉइंट्स मिले हैं। जोकर का खिताब भी मिला है, जो काफी फनी है। कुछ देर बाद सुनवू उन ब्लू स्क्रीन्स और लोगों की हंसी से परेशान है। अब सब उसकी शक्ल पहचानते हैं। हीरो सियोजन भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। 4 की कैरेक्टर्स उसे देख रहे हैं, जिससे उसे और पॉइंट्स मिलते हैं। बेसिकली सुनवू ने जल्द ही 10,000 पॉइंट्स कमा लिए। इन पॉइंट्स को यूज करने के लिए आउटसाइडर्स प्रिविलेज चाहिए, जो सिर्फ उसे मिलता है जो दूसरी दुनिया से आया हो। ये पॉइंट्स अचीवमेंट्स और फेम से मिलते हैं। शॉर्ट में कहें तो जितनी इज्जत या बदनामी मिलेगी उतने पॉइंट्स मिलेंगे। इससे वो पॉइंट शॉप खोल सकता है जो गेम चेंज कर देता है। ये सिस्टम उसे स्किल्स और आइटम्स खरीदने की आज़ादी देता है। सुनवू खुश है कि पॉइंट्स मिले, पर दुखी है कि लोग उसे जोकर समझ रहे हैं। वापस आने की वजह से वो भूल गया था कि इस वक्त उसका माना कम है। साथ ही उसे पहले कभी इतनी अटेंशन नहीं मिली थी। अपनी एबिलिटीज चेक करने के लिए वो स्टेटस विंडो खोलता है। बदकिस्मती से हमारे लड़के के स्टैट्स रीसेट हो गए हैं और वो गुस्से में है। सून वो समझ जाता है कि ये सही मौका है अपने स्टैट्स को ध्यान से इन्वेस्ट करने का, पिछली जिंदगी की नॉलेज यूज करके। नॉवेल की दुनिया में मैजिक के 4 सिस्टम हैं: एनहांसमेंट, मैनिफेस्टेशन, सपोर्ट और समनिंग। एनहांसमेंट हथियारों या बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है क्लोज कॉम्बैट के लिए। मैनिफेस्टेशन मैजिक को बनाने और छोड़ने के लिए है। समनिंग और सपोर्ट का काम है स्पेशल क्रीचर्स और अजीब एबिलिटीज के साथ कूल दिखना। सुनवू को मैनिफेस्टेशन पसंद है क्योंकि वो स्पेल्स करते वक्त कूल दिखना चाहता है। अब क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन टाइप है, उसे अपना माना बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। अचानक सिस्टम याद दिलाता है कि 300 से ज्यादा लोग उसकी हरकत से इम्प्रेस हुए हैं। लोगों के इम्प्रेस होने से पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब स्टेज पर पागल बनना इतना बुरा नहीं था। भाई को लगता है उसने जैकपॉट जीत लिया है। ये नंबर 400 तक पहुंच जाता है। डर के मारे सुनवू यूट्यूब चेक करता है और पता चलता है कि ये सब लाइव स्ट्रीम हुआ था। बंदा कामयाबी से परेशान है क्योंकि वो पॉपुलर तो हुआ, पर सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर भी पॉइंट्स मिलने की खुशी है। वो सोचता है कि और पॉइंट्स कैसे कमाएं। कीबोर्ड वॉरियर बनते हुए सुनवू बटन्स दबाता है और सोचता है कि कुछ खरीदकर वो एक और बड़ा सीन क्रिएट कर सकता है। अगले दिन एकेडमी में सब उसे जज करते हैं कि क्या ये वही बंदा है। कल रात सुनवू ने हर जगह ट्रोल किया था, जिससे 5000 पॉइंट्स और मिले। क्लास में पहुंचता है तो सब बैठे हुए थे। सुनवू को सबकी अटेंशन मिलती है। एक ब्लॉन्ड लड़का उसे पंख कहता है, पर डरने के बजाय भाई उसे जवाब देता है। पूरी क्लास को एंटरटेन करने और मूड रिफ्रेश करने के लिए मजाक चल रहा है। वो वाकई हैरान है कि सुनवू का माना खत्म कैसे हो गया। यहाँ तक कि उसे ट्रस्ट फंड बेबी और टैलेंटलेस भी कह रहे हैं। ये पार्क और इनवान है। इनवान वो इडियट है जो नॉवेल के शुरू में साइको बन जाता है। सुनवू जानता है कि बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो चुप रहता है। लेकिन फिर वो फ्रेंच फ्राई बालों वाला अपनी असलियत दिखाता है और सुनवू को क्लास का सबसे बड़ा बेवकूफ़ करार दे देता है। वो चाहता है कि सुनवू उसका पालतू बन जाए और जब भी इनवान बुलाए वो हाजिर हो जाए। उसकी मदद के लिए कैरिज्मेटिक स्यूजन खुद आगे आता है। वो गुस्से में है कि इनवान बाज नहीं आ रहा और मना करने के बावजूद बुलिंग कर रहा है। वो स्यूजन को ताना मारता है कि वो जीनियस हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है और कहता है कि इनवान जैसे आम लोगों को उसके स्टेटस की वजह से फौरन मानना चाहिए।
इससे पहले कि सियोजन कुछ बोलता, फ्रेंच फ्राई और उसका चमचा वहां से भाग जाते हैं और हमारा लड़का प्रोटैगनिस्ट के साथ अकेला रह जाता है। सियोजन उसकी हालत चेक करता है और उसे याद आता है कि सुनवू उस दिन टेस्ट सेरेमनी में था। उसे वो वीडियो भी याद है जो स्ट्रीम हुई थी। ये हमारे लड़के के लिए अच्छा नहीं है जो शर्म से मरा जा रहा है, जैसे उसकी नोट्स लीक हो गई हों। सेयोजन उसकी इज्जत बचाने के लिए कहता है कि जिसने वीडियो फैलाई वो उनकी बात वहाँ ख़त्म होती है, लेकिन सुनवो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है और सुनो, ये बंदा सीधा सेयोजन को कहता है कि वो उसके साथ करे। ये कहानी बस एक डायलॉग दूर है बीएल बनने से। सुनवो ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो किसी मुसीबत में हो। और प्रोटैगनिस्ट से भीख मांगता है कि सेमेस्टर की डंजन क्लास के लिए वो उसकी टीम में आ जाए। जीनियस टैलेंट हैरान रह जाता है और उसकी नीयत पर शक करता है, मगर सुनवू कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा। थोड़ा सोचने के बाद हीरो इनकार कर देता है और सुनवू को अनरिलायबल टीममेट कहता है। हमारा लड़का हार नहीं मानता और कहता है कि उसके साथ टीम बनाने की 2 बड़ी वजूहात हैं। सियोजन खुशी से सुनने को तैयार हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हमारा लड़का कोई एक्सपर्ट, लेकिन नहीं, भाई की पहली वजह यह है कि वो सेकेंड ईयर में सबसे आखिरी नंबर पर है। सियोजन सोचता है कि ये टीम बनाने की बहुत शर्मनाक वजह है, लेकिन फिर सुनवू एडजस्टमेंट पॉइंट्स का बताता है जो जॉइंट टेस्ट्स में मिलते हैं। अगर टॉप स्टूडेंट सबसे नीचे वाले स्टूडेंट के साथ पैर बनाए तो दोनों के स्कोर्स में काफ़ी इजाफा होगा। ये बात सियोजन को हैरान कर देती है। फिर भी वो सोचता है कि रिस्क बहुत हाई है इस नूब के साथ टीम बनाकर। अपनी दूसरी वजह बताते हुए सुनवू कहता है कि आरा ने पहले ही 2 लो रैंकिंग स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर लिया है। इसका मतलब वो स्मार्ट खेल रही है क्योंकि उसकी स्पेशलिटी एओई मैजिक है। खैर, कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि उसके लिए ये कितना आसान होने वाला है। फिर हमारा लड़का तीसरी वजह निकालता है, बावजूद इसके कि उसने 2 कहा था। सुनवू अपनी तरफ इशारा करता है और प्रोटैगनिस्ट को यकीन दिलाता है कि उसकी स्किल्स बॉटम रैंकर होने के बावजूद काफ़ी अच्छी हैं। अब ये याद रखना ज़रूरी है कि सियोजन डेकुया कोई शोनिन प्रोटैगनिस्ट नहीं है जो दोस्ती की ताकत से चले। भाई सच में सुनवू के मुंह पर हंसता है। हालांकि वो टीम बनाने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, जो कि सिंपल है। सेयोजान बाकी टीममेट्स को खुद सिलेक्ट करेगा। ये हमारे लड़के के लिए आसान जीत है और वो हाथ मिला लेता है, जबकि सिस्टम बताता है कि सेयोजान अब उसमें और दिलचस्पी ले रहा है। अगले सीन में क्लास चल रही है। टीचर बताती है कि माजी में 4 के बजाय सिर्फ 2 मेन मैजिक सिस्टम्स थे। ये ग्रुपिंग आखिरकार टूट गई, जिसकी वजह वो स्टूडेंट से पूछती है, क्योंकि हमारा लड़का प्रैक्टिकली स्मर्फिंग कर रहा है। सुनवू जवाब देता है और बताता है कि 18वीं सेंचुरी में पहले मेघ हल्कम ने कैसे मैजिक का रुख बदल दिया। टीचर बोलती रहती है, जबकि सुनवू सोचता है कि ये क्लासेस और फॉर्मूले सियोजन जैसे जीनियस टैलेंट्स के लिए भी मुश्किल होंगे। हाँ, हमारे लड़के के पास एक फायदा था। आउटसाइडर प्रिविलेज उसे तेजी से ट्रांसलेशन और कन्वर्जन करने देता है। भाई चलता फिरता चीट कोड है और उसके क्लासमेट्स उसे हैरी पॉटर की हमायानी से कंपेयर करने लगे हैं। कुछ अभी भी उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो लास्ट आया था, जिससे सुनवू को गुस्सा आता है। क्लास खत्म होती है और लंच का वक्त हो जाता है। स्टूडेंट्स हॉल से निकल रहे होते हैं जब अचानक सियोजन हमारे लड़के को पकड़कर सेलिब्रेटरी लंच के लिए ले जाता है। अगली चीज जो हम देखते हैं वो दोनों अपनी सीट्स की तरफ जा रहे हैं। एक बंदा हाथ हिलाकर उन्हें बुला रहा है। ये शाई योंगजुन है, जो स्टोरी का एक की कैरेक्टर है और इत्तेफाक से सोजन का बेस्ट फ्रेंड भी। बदकिस्मती से वो इस एग्जाम के लिए अलग हो गए, क्योंकि 2 हाई रैंकर्स को टीम बनाने पर ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। उसके सामने टेबल पर सनबू बैठा है, जो उस वीडियो की वजह से इस बंदे की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। योंगजन हैरान है कि ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ गए, और जिस वक्त उसे पता चलता है कि हमारे लड़के ने सियोजन के साथ टीम बना ली है, उसकी दुनिया हिल जाती है। यंगजन सोचता है कि उसके दोस्त का फर्स्ट प्लेस के लिए इतनी मेहनत करना अजीब है, जबकि वो पॉइंट एम्प्लीफिकेशन के बगैर भी फर्स्ट आ सकता है। ताहम प्रोटैगनिस्ट मानता है कि वो अरा के सिग्मा ग्राइंड सेट से डर रहा है कि वो उसे हरा ना दे। वो ये भी बताता है कि अरा ने मैक्सिमम बूस्ट के लिए 2 लो रैंकर्स को यूज़ किया है, जो यंगजुन को काफ़ी हैरान करता है। जब वो खाना खा रहे होते हैं, एक लड़की उन्हें देख रही होती है और याद करती है कि इनमें से एक ने ग्रेट सेज फॉरेस्ट पर पोस्ट किया था। सियोजन का दोस्त सोचता है कि वो क्या घूर रही है और वो ऐसे एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जो बात उसका दिमाग खराब कर रही है वो ये कि सनवू सियोजन जैसे जीनियस के इतने करीब कैसे आ गया। अगले सीन में हम ट्रेनिंग रूम्स में हैं।
यहाँ हमारा लड़का वही मैनिफेस्टेशन एबिलिटी टेस्ट करता है, बस इस बार वो अपने माना को बचाकर चलता है। वो रासन गन बनाता है और फिर उसे बोरूटो की तरह रिलीज करता है। इस एक्शन को ट्रेजेक्टरी चेंज करने के लिए मैनिपुलेशन कहते हैं। अटैक सीधा डमी पर लगता है और ये अब राज भी नहीं रहा क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स इसकी इंप्रूवमेंट से इम्प्रेस हैं। सुन वू उनकी बदली हुई राय से बहुत खुश है। इससे पहले कि वो 7 साल पीछे आया, उसने पॉइंट्स जमा करके स्टार्ट्स पर खर्च किए थे। बदकिस्मती से जितना आप स्टार्ट्स पर खर्च करते हैं, उन्हें अपग्रेड करना उतना ही महंगा हो जाता है। इसीलिए वो एक स्पेसिफिक रैंक पर फंस गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो गेम्स में होता है। इस बार सून वो चीजें बदलना चाहता था। वो अपने सारे पॉइंट स्टैट्स पर जाया नहीं करेगा, बल्कि ट्रेड्स और आइटम्स के जरिए उन्हें बढ़ाएगा। बेसिकली वो अंधाधुंध अपग्रेड करने के बजाय एक मजबूत बुनियाद बनाना चाहता था। सून वो एक खास माना ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता है जो नॉवल के सेकंड पार्ट में आता है, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब उसे उसके साथ एक नया पैसिव इफेक्ट मिलता है जो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से उसकी मैजिक पावर को 15% तक बढ़ा देता है। उसके बाद उसने स्पेशल आइटम खरीदा जिसका नाम रिटर्न रिस्ट वॉच है, जो उसकी हेल्थ और माना रीजनरेशन स्पीड को पूरे 200% तक बढ़ा देता है। बदकिस्मती से भाई को ये तभी मिला जब उसने मास्टर शेफ नाम का 8 टियर ट्रेट बेचा, तो गॉर्डन रैमजी मुस्तकबिल में उसे नौकरी नहीं देने वाला। लेकिन हाँ, ट्रेड्स भी पॉइंट्स के लिए बेचे जा सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से उसका बेस लेवल पिछली बार से काफ़ी बेहतर है। सुनवू का फ़ोन बजता है। उसे यकीन नहीं आता कि कोई उसे कॉल करेगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो स्क्रीन पर देखता है। सुनवू को हायोंग, जी हॉक और गिनते के ग्रुप चैट में डाला गया है। वो हायोंग के अलावा किसी को नहीं जानता। वो सब लो रैंकर्स हैं, लेकिन हायोंग उन कैरेक्टर्स में से है जो बाद में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। फिलहाल वो 0 स्किल्स के साथ बिल्कुल बेकार है, इसीलिए उसका रोल इतना बड़ा नहीं होगा। सियोजन चाहता है कि सब अपनी स्पेशल स्किल्स बताएं ताकि वो एक दूसरे के बारे में जान सकें। उसकी स्किल सपोर्ट और मैनिफेस्टेशन है। हायोंग आइस मैनिफेस्टेशन और सपोर्ट में एक्सपर्ट हैं। गिनती इन्हांसमेंट टाइप है लेकिन मैनिफेस्टेशन में स्ट्रांग नहीं। हमारा लड़का अपनी डिटेल्स टाइप करता है, जबकि जे हॉप मजाक में उसकी बेइज्जती करता है कि जैसे पूरे स्कूल को उसकी मैनिफेस्टेशन स्किल का नहीं पता। गुस्से में आने के बजाय सुनवू सोचता है कि बेहतर यही है कि सियोजन को मेन प्लेयर रखा जाए और बाकी सब सपोर्ट करें। फर्स्ट प्लेस लेने के लिए उन्हें आरा की स्क्वाड से बेहतर करना था और वो उसकी टीम के मेंबर्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होता है। हम दोबारा ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आते हैं जहां मुख्तलिफ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एग्जामिनर स्टूडेंट को टोकता है कि वो मैनिपुलेशन पर ज्यादा फोकस कर रहा है और स्लो लॉन्च कर रहा है। जहां तक आरा की बात है, वो अपनी एक्सप्लोजिव मैजिक से सबको शो दिखा रही है। सब सोचते हैं कि वो ब्रिलियंट है, एक सुप्रीम टैलेंट। हालांकि वो छोटी है, फिर भी उसे थोड़ी रिफाइनमेंट की जरूरत है। मिसाल के तौर पर उसकी मैजिक पावर कम है। इत्तेफाक से हमारा लड़का पीछे से शॉट मारता है और सबको हैरान कर देता है। उसने अभी एडवांस्ड मैनिफेस्टेशन स्पेल यूज करके टारगेट हिट किया था। सुनवू की इंप्रूवमेंट साफ नजर आ रही है। टीचर ने सुनवू की ग्रोथ को करीब से देखा है, कैसे वो सेरेमनी में फेल हुआ था, लेकिन अब वो जितनी चाहे रासन गन्स यूज कर सकता है, वो भी कम मना के साथ। ये हकीकत कि वो अपनी गलतियां खुद ढूंढकर उनका हल निकाल सकता है, टीचर को इम्प्रेस करती है। शाम तक स्पेशलिटी क्लास खत्म हो गई और टीचर ने सबका शुक्रिया अदा किया। मुश्किल क्लास के बाद स्टूडेंट्स जल्दी से चले गए। उन्होंने मेहनत के बावजूद एंजॉय किया। सुनवू को टीचर रोक लेती है और बात करने आती है। वो उसकी तारीफ करती है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है और उसे पता चलता है कि हमारा लड़का आजकल नॉन-स्टॉप ट्रेनिंग कर रहा है। वो उसकी माना कल्टिवेशन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी क्यूरियस है, क्योंकि वो देख सकती है कि उसने उस पर भी फोकस किया है। सुनवू समझ जाता है कि टीचर तेज है और उसने माजी में उसकी माना की कमी को पकड़ लिया था। वो तस्दीक करता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी टीचर मानती है कि उसकी स्किल्स के हिसाब से माना कैपेसिटी काफ़ी कम है। मसला ये है कि मैसिव माना जमा करने का कोई चीट कोड नहीं है, इसीलिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा लड़का मजीद मेहनत करने के लिए खुश था। टीचर उसे एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट देती है, लेकिन असल में ये माना ब्रीदिंग और फॉर्म में मदद करने वाला आइटम है। सुनवू हैरान होता है और पूछता है कि क्या ऐसे गिफ्ट लेना ठीक है। इतनी आसानी से वो उसे यकीन दिलाती है कि बोझ महसूस ना करे। आखिरकार ये प्रैक्टिस के लिए एक बेकार F रैंक आइटम है। सून वो उसे ले लेता है और उसकी सखावत का शुक्रिया अदा करता है। जब टीचर उसे क्लास खत्म होने पर बाय करती है, हमारा लड़का अपने अनएक्सपेक्टेड आइटम मिलने पर मुतमईन होता है कि अचानक वो देखता है कि एक लड़की उसका इंतजार कर रही है।
अरा, वही अनोइंग बच्ची जिसने उसे जरा सी भी तवज्जो नहीं दी थी, अब उससे बात करने की कोशिश कर रही है। जाहिर है हमारा लड़का उसे याद दिलाकर गुस्सा दिलाता है कि वो उसके आसपास नहीं रहना चाहती थी। आरा गुस्सा नहीं होती और सियोजन की टीम में उसकी इन्वॉल्वमेंट का सुनकर हैरान रह जाती है। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि वो एक डॉग लीच है जो टॉप रैंकर के फायदे उठाना चाहता है। ताहम आरा ये भी कन्फेस करती है कि वो इस बार फर्स्ट प्लेस हासिल करेगी और मशवरा देती है कि वो अपनी गलत फहमी से बाहर आ जाए। अब ये बंदा भी हमारी तरह कंफ्यूज्ड है कि इस लड़की की ईगो कितनी नाजुक है। थर्सडे की सुबह तक पूरी टीम इवेंट के लिए एक जगह जमा हो जाती है। सियोजन खुश है कि वो पहली बार एक जगह मिल रहे हैं और वो सब आने वाले सेमेस्टर के लिए पुरुम्मीद हैं। जी हॉक तंज करते हुए कहता है कि उनकी टीम काफ़ी यूनिक है क्योंकि उसमें टॉप रैंकर और बॉटम रैंकर दोनों हैं। वो सुनवू को ताना भी मारता है और सबको याद दिलाता है कि वो एग्ज़ाम के दौरान एक स्पेल भी नहीं बना सका था। हाँ, इस पॉइंट पर सुनवू बता सकता है कि ये बंदा उससे वाकई नफरत करता है। गिनती हमारे पास आता है। सोजन वैसे भी इन सबको कैरी करने वाला था। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि लगता है कि वो मुफ्तखोर है। अब बचती है हायोंग, जो नॉवल के इस हिस्से में एक छोटा सा किरदार है। सुन वू को जो चीज़ परेशान कर रही है वो ये कि टीम की कॉम्पोजिशन कितनी अलग है। हायोंग का शामिल होना तो ठीक है, लेकिन वो बाकी मेंबर्स के बारे में गैर यकीनी महसूस करता है। अचानक एक एग्जामिनर उनकी तवज्जो हासिल करता है और एक्सप्लोरेशन इवेंट की तफसीलात बताना शुरू करता है। क्लास दिन में 2 बार होगी और पहले दिन का मकसद सिर्फ पहली बेसमेंट फ्लोर को एक्सप्लोर करना है। फिर वो ग्रेडिंग क्राइटेरिया के बारे में बात करता है। डंजन क्लियर करने की स्पीड से ज़्यादा बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद रैंक बेस्ड एडजस्टमेंट स्कोर है, जिसका मतलब है कि कम रैंक वाले टीममेट्स को ओवरऑल ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। आखिर में कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आर्टिफिशियल डंजन में कंट्रीब्यूशन सिस्टम पहले से लगा हुआ है तो पॉइंट्स उन्हें मिलेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। सेफ्टी को भी ताजी दी गई है। इस बोरिंग हिस्से के खत्म होने के बाद आखिरकार उन्हें डंजन में जाने की इजाज़त मिल जाती है। इसी दौरान मॉनिटरिंग टीम हर ग्रुप पर गहरी नज़र रख रही है। इंस्ट्रक्टर यांग बच्चों को अंदर भेजकर अभी यहाँ आए हैं। जाहिर है इन टीचर्स का अपना ही मजाक चल रहा है और वो जीतने वाली टीम पर शर्तें लगा रहे हैं। ज़्यादातर आरा की टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि वो डोमिनेट करेगी। ग्रुप 7 पर इतनी ज़्यादा बेट्स लगने से ये बेमकसद लग रहा है। लेकिन तभी स्पेशलिटी क्लास की टीचर बीच में बोलती है और कहती है कि वो सियोजिन के ग्रुप को चूज करेगी। हत्ता कि सर जैंग को भी लगता है कि मिस ली की चॉइस अजीब है, क्योंकि आरा की लो रैंकर्स वाली टीम सियोजिन की टीम से कहीं बेहतर है। ग्रुप 3 का मसला ये है कि उनके मेंबर्स में मिलकर काम करने की सलाहियत नहीं है और सियोजिन एनहांसमेंट टाइप होने की वजह से अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। ली समझती है कि ऐसे मेजर्स बिना टीम बैकअप के लड़ने के लिए तो ठीक है, मगर वो आसानी से दुश्मनों के घेरे में आ सकते हैं। जहां तक आरा की बात है, उसकी मैजिक की रेंज बहुत वाइड है, जिससे वो रिकॉर्ड स्पीड पर पहली फ्लोर के बीच में पहुंच सकती है। ली मानती है कि वो अंडरडॉग बनकर टॉप स्पॉट लेने के लिए फुल मेहनत कर रही है, मगर वो आखिरी नतीजा देखने के लिए पुरजोश है। और अब चलो मेजर्स पर फोकस करते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने बिना पसीना बहाए कुछ मॉन्स्टर्स मार दिए हैं। उसके पार्टी मेंबर्स अभी तक बस मुफ्त में उसके साथ चल रहे हैं। गिनते और जीहॉक खुश हैं कि उन्हें कैरी किया जा रहा है, क्योंकि वो पहली लेवल के बीच में हैं। पहुंच चुके हैं। वो दोनों पहली फ्लोर के बॉस के बारे में सोच रहे हैं और तकरीबन यकीन रखते हैं कि बिगिनर लेवल पर कोई ताकतवर जानवर नहीं होगा। जब वो हंस रहे होते हैं, हायोंग कहती है कि आखिर वो बॉस है तो कोई खतरनाक मॉन्स्टर ही बाहर आएगा। वो सुनवू से उसकी राय पूछती है और वो अंदाजा लगाता है कि एक बड़ा भेड़िया यानी वुल्फ निकलेगा। जीहाक मुड़कर उसकी बात का मजाक उड़ाता है, लेकिन हमारा लड़का ये नहीं बताता कि उसे ये सब कैसे पता है। जीहाक सोचना शुरू कर देता है कि सुनवू एक झूठा है। उसकी रेज पेट काम कर जाती है और हमारे लड़के को फिर गुस्सा आ जाता है। सेवजन उन्हें लड़ने से रोकता है और कहता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। जब वो जा रहे होते हैं, हीरो उन्हें फौरन रोक देता है। जीहॉक टॉप रैंकर को डरने पर ताना मारता है, जबकि सेवजन को लगता है कि फ्लोर के साथ कुछ गड़बड़ है। हायोंग सोचती है कि ये क्या है और करीब से देखने पर पता चलता है कि ये एक मैजिक सर्कल है। गिनते परेशान हो जाता है और पूछता है कि ये यहाँ क्यों है। जीहॉक भी डर जाता है कि कहीं वो किसी खतरनाक चीज में ना फंस जाए। इन सब में सबसे बहादुर हमारा लड़का सुनवू है, जो सीजियन के मना करने के बावजूद सर्कल को गौर से देखता है। पैटर्न देखकर सुनवू समझ जाता है कि मैजिक सर्कल खतरनाक नहीं है, दरअसल ये बस एक सिंपल बैरियर है।
जी हॉक जाहिर है उस पर दोबारा यकीन नहीं करता, लेकिन हमारे लड़के ने पिछली जिंदगी में ये बैरियर देखा था। अपने दावे को साबित करने के लिए वो अदृश्य दीवार पर हाथ लगा देता है। सुनवू अपना हाइपोथेसिस साबित कर देता है। गिनते छिड़कर पूछता है कि अब वो क्या करें, क्योंकि वो रास्ते में फंस गए हैं। मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी दिखाते हुए सेओजन अपनी तलवार से बैरियर को काटने का फैसला करता है। गोल्डन ऑरा निकलते हुए वो हमला करता है और बैरियर को साफ काट देता है। उसके टीममेट्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि बैरियर फौरन वापस जुड़ जाता है। मगर जिद्दी मेन कैरेक्टर अभी हारा नहीं है। वो अलग स्टाइल से ट्राई करना चाहता है, लेकिन जी हॉक ये टास्क पूरा करने के लिए आगे आता है। वो एक सपोर्ट टाइप है जो कूल हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो सर्कल के साथ इंटरैक्ट करता है कुछ नहीं होता। भाई बिलावजह स्टाइल मार रहा था जब तक उसे एहसास नहीं होता कि उसके तरीके से 40 मिनट लग जाएंगे। सुन वो उसे रोकता है और कहता है कि वो इसे खुद हल करेगा। दोनों हाथ रखकर वो मैजिक सर्कल के साथ इंटरैक्ट करता है, यहाँ तक कि उसका आउटसाइडर प्रिविलेज काम करने लगता है। ऑटो ट्रांसलेशन फीचर की वजह से मैजिक सर्कल का फॉर्मूला कोरियन अल्फाज में बदल जाता है। ये बेसिकली उसकी जबान में एक पहेली बन जाता है, और अल्फाज को अरेंज करने के बाद सुन वो कामयाबी से मैजिक सर्कल को डीकोड कर लेता है। नतीजतन बैरियर खत्म हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि इस बंदे ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। सेओजिन और गिनते दोनों इम्प्रेस हैं, और उनकी हैरत की वजह से सिस्टम इनाम के तौर पर 5000 पॉइंट्स देता है। हैरानी की बात यह है कि ये प्रोटैगनिस्ट के लिए इंटरेस्ट लेवल भी जनरेट करता है, जो एक नया फीचर है। बैरियर हटाने के बाद वो बॉस की लहर में पहुंच जाते हैं, जो बिलाशुबा वही बड़ा भेड़िया है जिसकी सुन वू ने पेशनगोई की थी। ये खौफनाक शैतान वाकई ताकतवर है और बाकी ग्रुप मेंबर्स को डरा रहा है। बॉस मॉन्स्टर ग्रुप पर हमला करता है और सोजन उसे काटने के लिए पोजीशन लेता है। वो गोल्डन स्लैशेस के साथ भेड़िए पर टूट पड़ता है और उसके जिस्म के टुकड़े कर देता है। भाई बॉस को मारने के बाद कूल गाय वाली एक्टिंग भी कर रहा है, जैसे उसे जरा भी मुश्किल ना हुई हो। बॉस के खत्म होने पर वो बेसमेंट फ्लोर से बाहर निकल आते हैं और इवेंट खत्म हो जाता है। एग्जामिनर बाहर निकलते हुए उन्हें मुबारकबाद देता है और पहले हफ्ते में उन्हें दूसरा नंबर मिलता है। सेओजन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि वो अभी भी दूसरे नंबर पर है, और पता चलता है कि आरा की टीम ने पूरा डंजन 30 मिनट जल्दी क्लियर किया। वो उसकी स्पीड से ठीक है, जबकि उसके टीममेट्स आरा के टैलेंट को मॉन्स्टर समझ रहे हैं। वो यहाँ फ्लोर को ऐसे स्पीड रन कर रही है जैसे ये माइनक्राफ्ट हो। नतीजा जो भी हो, सेओजन सुनवू की कंट्रीब्यूशन से बहुत खुश है और सोचता है कि वो ही वाहिद वजह है कि वो टॉप 2 में आए। अगर वो बैरियर ना पिघलता तो वो बहुत पीछे रह जाते। हकीकत में सेओजन सोचता है कि वो खुद नाकाम रहा क्योंकि वो काफ़ी नहीं था, लेकिन हायोंग उसे यकीन दिलाती है कि उसने अकेले ही उन सबको बचाया है। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हमारा लड़का अपनी टीम का हौसला बढ़ाता है कि ये सिर्फ पहला हफ्ता है, तो उनके पास आरा की टीम से आगे निकलने का बहुत वक्त है। जब वो जा रहे होते हैं, एक औरत सुन वू में दिलचस्पी लेने आती है। ये खतून दरअसल सपोर्ट डिपार्टमेंट की टीचर हैं और वो यहाँ एक ज़बरदस्त पेशकश लेकर आई हैं। पेशकश क्या है? ये चाहती हैं कि वो अपना मेजर बदल ले और फौरन सपोर्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाए। हमारा लड़का शुरू में थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन बिना वक्त ज़ाया किए टीचर को मुंह पर मना कर देता है। टीचर को उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी शर्तें सुने बगैर ही इनकार कर देगा। वो उनके सामने ऊंची आवाज़ में बोलती है कि उसकी अथॉरिटी से उसे आसानी से 50 मिलियन वॉन की स्पेशल टैलेंट स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसे लगा था कि ये काफ़ी होगा, मगर हमारा लड़का फिर भी मना कर देता है। यहाँ तक कि आसपास के स्टूडेंट्स भी सुनवू को बेवकूफ़ समझते हैं कि उसने इतनी बड़ी ऑफ़र ठुकरा दी। उन्हें लगता है कि उसकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स वैसे भी अधूरी हैं, तो बेहतर था कि वो कबूल कर लेता। जब ये लोग बकवास कर रहे थे, अरा बीच में बोल पड़ी। वो सोचती है कि सुनवू का स्विच ना करना हिमाकत है, क्योंकि स्पेशल टैलेंट्स को स्कॉलरशिप से कहीं ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए सुनवू ऐलान करता है कि वो मैनिफेस्टेशन के साथ ही खुश है। उसका बिला झिझक जवाब उसे हैरान कर देता है। अगले सीन में हम सेओजन के पास जाते हैं, जो हमारे लड़के से मिलता है और अच्छे तरीके से सलाम करता है। मज़ाहिया बात यह है कि लड़की उसका नाम गलत लेती है, तो उसे ठीक करना पड़ता है। जो बात सेओजन को हैरान करती है वो ये कि ये बंदा जगह साफ करने में मसरूफ़ है। ये किसी मादी वजह से नहीं है। सुनवू ने बस इस जगह को चमका दिया क्योंकि ये गंदी थी। उसकी नरमी उसे वाकई इम्प्रेस करती है और वो बाद में उसे खुदा हाफिज कहती है। अब यहाँ कहानी दिलचस्प होती है। ये लड़की 2 चेहरे वाली है,
जो असल में सुनवू के सफाई करने को मामूली समझती है। सिस्टम उसके इंप्रेशन को नोट कर लेता है और उसे 1000 पॉइंट्स देता है। हकीकत में स्नेल ब्राइड अचीवमेंट की वजह से सुनवू सफाई कर रहा था। वो अपनी बाल्टी उठाता है और गुनगुनाता हुआ चला जाता है, लेकिन नहीं जानता कि कोई उसे चुपके से एडमायर कर रहा है। वापस क्लास में टीचर मुख्तलिफ किस्म के मॉन्स्टर्स के बारे में बात करती है। ह्यूमनॉइड, एनिमलॉइड और फ्लाइंग टाइप्स वगैरह से शुरू करती हैं। इन सब में सबसे खतरनाक मजिन्स हैं। टीचर पूछती है कि क्या कोई जानता है कि उन्हें इतना ताकतवर क्यों समझा जाता है, जिस पर सुनवू जवाब देता है कि ये उनकी भेस बदलने की सलाहियत और बरसर्क स्टेट की वजह से है। वो इंसानों से मिलते जुलते हैं जो उन्हें एक मसला बनाते हैं। ये मॉन्स्टर्स हर बुराई की जड़ हैं और ये इंसानी खून पीते हैं, यहाँ तक कि कमतर मॉन्स्टर्स को कंट्रोल भी करते हैं। वो आम सोसाइटी में छुपते हैं और शक्ल में कोई फर्क ना होने की वजह से कोई नहीं बता सकता कि कोई माजिन है या इंसान। सिर्फ नाजुक हालात में माजिन खुद को जाहिर करते हैं जब उनकी आंखें पूरी काली हो जाती हैं। ये सुनकर सुनवू को एक खास वाकया याद आता है जो इस वीकेंड होने वाला है। वो पहली बार एक माजिन का सामना करेंगे। ये सियोजिन के एक टैलेंटेड मेज बनने की शुरुआत होगी, जिसने स्टूडेंट होते हुए एक माजिन को शिकस्त दी। हमारा लड़का समझता है कि प्रोटैगनिस्ट को अकेले इस किस्म के खतरे को संभाल लेना चाहिए, लेकिन वो परेशान है कि कहानी फिर से न बदल जाए, इसलिए वो दूसरे वेरिएबल्स को चेक करने का इरादा रखता है। खैर, उसका सबसे बड़ा मसला अभी पैसा कमाना है, ताकि वो सियोजन के लिए अपने दांव लगा सके। अगले सीन में सनवू मेडिटेशन और माना बढ़ाने में मसरूफ़ है। जब वो ऐसा कर रहा होता है, सिस्टम उसे उसकी छुपी हुई ताकत बढ़ने और ट्रेड की वजह से मिलने वाले बोनस पॉइंट्स के बारे में बताता है। सनवू अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करता है और मुतमईन है कि उसकी कोशिश रंग ला रही है, क्योंकि उसने अब तक काफ़ी जमा कर लिया है। वो दूसरे सिस्टम नोटिफिकेशन में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, जो उसे बताता है कि उसका ट्रेड ग्रेड 2 पर पहुंच गया है। इस तरक्की के साथ हार्ट ऑफ ग्रेट नेचर नाम का नया इफेक्ट खुल गया है। सुनवू इसे देखकर खुश होता है और अच्छा महसूस करता है कि उसने ये ट्रेड चुना। नए इफेक्ट का कूलडाउन 24 घंटे है, लेकिन ये यूज़ करने पर 1 मिनट के लिए 1000% रिकवरी रेट देता है। बेसिकली ये किसी मुश्किल वक्त में काम आएगा। सुनवू अपनी मैनिफेस्टेशन मैजिक के साथ रहने पर फख्र महसूस कर रहा है। हालांकि उसे सपोर्ट डिपार्टमेंट की टीचर की ऑफर याद आती है। वो बैरियर सिर्फ अपनी स्पेशल सिस्टम स्किल्स की वजह से तोड़ सका था, वरना सपोर्ट डिपार्टमेंट उसकी औकात से बाहर है, क्योंकि वो अपने बैरियर्स नहीं बना सकता। अफसोस की बात है कि उसे स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे। भाई के अकाउंट में सिर्फ शर्मनाक 30,000 पड़े हैं, तो वो बिल्कुल गरीब है। पैसा कमाने का कोई फौरी हल सोचते हुए सनवू मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करता है। कोई डंजन्स एक्सप्लोर कर सकता है, मॉन्स्टर्स का शिकार और आइटम्स ढूंढ सकता है, लेकिन ये सब खतरनाक काम है। उसके लिए जो एक मुनासिब ऑप्शन है वो टावर क्लाइम करना है। मना कि वो स्टूडेंट है, लेकिन उसे यकीन है कि वो टावर की निचली फ्लोर्स को संभाल सकता है। बदकिस्मती से भाई अभी नाबालिग है, तो उसे लाइसेंस भी नहीं मिल सकता। फंस जाने पर सुनवू को एक आइडिया आता है जो उसके मसले हल कर देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत से टीचर्स एक खास स्टूडेंट को घूर रहे हैं। हमारा लड़का अब साल का सबसे मशहूर टॉपिक बन चुका है। लगता है सब उसके कामों को ट्रैक कर रहे हैं और उसे दिन में सफाई करते हुए भी देखा था। वो उसकी पढ़ाई के शौक और एक्टिव हिस्सेदारी से भी इम्प्रेस हैं। मिस ली अपने स्टूडेंट पर बहुत फख्र महसूस कर रही हैं और सपोर्ट डिपार्टमेंट की टीचर को उसकी नाकाम कोशिश पर ताना मारती हैं। आखिर में वो सब बस खुश हैं कि कोई स्टूडेंट वाकई पढ़ाई को लेकर संजीदा है। जहां तक सुनवू की बात है, भाई आहिस्ता आहिस्ता खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगा है और सोचता है कि वो जीनियस है। टीचर से नई अचीवमेंट मिलती है। सर्च फंक्शन एक्टिवेट करते हुए वो पॉइंट स्टोर में जाता है खरीदारी के लिए। 10,000 की भारी कीमत के साथ सुनवू अपने पैसे एक गांचा पुल पर लगाता है, किसी शानदार इनाम की उम्मीद में, हल में खुद से बुरबुराते हुए। सैटरडे की सुबह होती है। एक लंबा लड़का टावर को चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि बाउंसर उसे लाइसेंस चेक के लिए रोकता है। अपना लाइसेंस निकालते हुए सुनवू खुद को जिनवू नाम के सी रैंक मेज के तौर पर जाहिर करता है। सोलो लेवलिंग के फैंस ये देखकर समझ जाएंगे। इंस्पेक्टर लाइसेंस कार्ड को गौर से देखता है और फिर डेटाबेस स्कैनर में डाल देता है। यहाँ सुनवू की हालत खराब हो रही है, ये जानते हुए कि ये प्लान उल्टा पड़ सकता है। खुशकिस्मती से सिस्टम रिकॉर्ड्स में उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर देता है और एक्सेस दे देता है। शुरू में हमारा लड़का बुरी तरह डरा हुआ था, हालांकि वो जानता था कि ये प्लान पक्का है। याद है जब उसने वो पॉइंट्स खर्च किए थे,
उसने दरअसल पॉइंट शॉप से एक नई आइडेंटिटी खरीदी थी। वो अपनी मर्जी से कोई भी डिटेल सेट कर सकता था और उसके ऊपर एक मैजिक लाइसेंस भी ले सकता था। मैजिक लाइसेंसेस की खास बात यह है कि वो इस दुनिया में स्पेशल है। उनका मैजिक फॉर्मूला यूनिक होता है, जिसका मतलब है कि फेक बनाना नामुमकिन है। वैसे भाई ने ऐसी ग्लासेस भी पहनी हैं जिनमें हिप्नोसिस इफेक्ट है, ताकि उसके बालों का रंग बदल सके, तो उसने असल में डाई नहीं किया। खैर, सुन वू टावर में है और हान रिवर जाने से पहले उसे ये क्लियर करना है। प्रोटैगनिस्ट को तकरीबन 9:30 बजे मजिन से लड़ना है। टावर सुन वो की आइडेंटिटी को कबूल करता है और फ्लोर 27 तक एक्सेस देता है। मैजिक सर्कल पर खड़े होकर सुन वो टावर को कमांड देता है कि उसे फ्लोर 10 पर भेज दे। बदकिस्मती से ये फ्लोर पहले ही क्लियर हो चुका है, इसलिए इसे दोबारा क्लियर करने से इनाम बहुत कम मिलेगा। सुन वो को परवाह नहीं और वो दाखिल हो जाता है, क्योंकि उसका असली मकसद क्लियरेंस रिवॉर्ड्स नहीं है। इस दुनिया में पोर्टल्स हर टावर में होते हैं ताकि आना जाना आसान हो, मॉन्स्टर्स की ताकत और ट्रैप्स की मुश्किलात के हिसाब से। तरह तरह के टावर्स मौजूद हैं। ओरिजिनल साइड स्टोरी के मुताबिक टावर ऑफ ट्रायल्स ऐसी जगह है जहां से ज्यादातर गिल्ड्स डरती हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन साइड स्टोरी की नॉलेज की वजह से सन वू जानता है कि पहले किसे टारगेट करना है। उसका मुकाबला 3 आंखों वाले ग्रेट वुल्फ से है, एक ऐसा जानवर जिसका ऑरा खौफनाक है। वुल्फ उसे फाड़ने के लिए लपकता है, लेकिन मेज आराम से अपनी मैनिफेस्टेशन मैजिक चलाता है और एक ही बार में उसे हरा देता है। टावर के मॉन्स्टर्स की अच्छी बात यह है कि वो आमतौर पर कमजोर होते हैं, इसलिए उनका शिकार करना मसला नहीं। असल मसला ट्रैप्स और हाई लेवल मैजिक फॉर्मूलाज हैं जो हर फ्लोर पर मिलते हैं। बाकी सब के लिए ये मुश्किल है, लेकिन सुन वू के लिए ये सबसे आसान काम है, शुक्रिया उसकी ऑटो ट्रांसलेशन स्किल का। भाई मैजिक के लिए चैट जीपीटी और गूगल ट्रांसलेट यूज कर रहा है। काफी वक्त बचने पर सुन वू अपनी अगली मंजिल की तरफ निकलता है। सीन हान रिवर पर स्योजन की तरफ कट होता है। योंगजुन भी यहाँ है। दोनों दोस्त यहाँ हवा खाने आए हैं। स्योजन को तस्वीर लेने का काम दिया गया है ताकि वो आज की यादें संभाल सके। वो कुछ फोटोज लेता है, बिल्कुल चिल लाइफ गुजार रहा है। इसी दौरान हमारा लड़का टावर में मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा है। सुनवू की किस्मत चमकती है जब उसे आइटम ड्रॉप में मैजिक क्रिस्टल शार्ड मिलता है। इससे वो अपने सफर का खर्चा निकाल सकता है। फिर वो आसपास ट्रैप ढूंढता है। दीवार के साथ इंटरैक्ट करते हुए सुनवो उसे ढूंढ निकालता है और खोल देता है, जिससे बैरियर रिलीज स्पेशलिस्ट की नई अचीवमेंट अनलॉक होती है। हॉल से निकलकर वो टावर ऑफ ट्रायल्स की छुपी हुई फ्लोर में दाखिल होता है। इसे इनर वर्ल्ड कहते हैं और ये खास है क्योंकि यहाँ की फिजा में मिस्ट्री एट्रीब्यूट माना भरा हुआ है। सुन वो अपने नतीजों से खुश है। ये हिडन फ्लोर ही असल वजह थी कि वो यहाँ आया। फ्लोर की रूह उसे टावर का चैलेंजर कहकर मुखातिब होती है और हुक्म देती है कि अपनी काबिलियत साबित करे। फरिश्ते जैसा स्टैचू ऑरा छोड़ता है, जिससे सुन वो सुन हो जाता है। गुलाब का बाग भी हिलने लगता है और उसमें से परियां निकलती हैं। इन्हें फूलों की परियां कहा जाता है और हालांकि ये टिंकरबिल की क्लोन्स ज़्यादा से ज़्यादा सी रैंक लेवल की हैं, तादाद में ये काफ़ी तेज़ी दिखाती हैं। ये मॉन्स्टर्स इंसानों को देखते ही पागल होने के लिए मशहूर है। लेकिन फिक्र नहीं, सनवू अपनी मैजिक से एक को उड़ाता है और समझ जाता है कि इस लड़ाई का फैसला स्पीड करेगी। वो हर तरफ रैसन बीम्स चला रहा है, ये जानते हुए कि कम से कम एक तो किसी परी को लगाएगी। जब वो इधर उधर भाग रही होती है, मैच मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करता है और कॉन्फ़िगर करता है। मसला ये है कि अगर वो फ्लोर की हर एक परी को मार भी दे, तब भी वो स्टेज क्लियर नहीं कर पाएगा। पहले स्टैच्यू स्पिरिट ने उसे अपनी काबिलियत साबित करने का कहा था, लेकिन इसका मतलब मॉन्स्टर्स को मारना नहीं था। अपने आउटसाइडर प्रिविलेज इफेक्ट्स का फायदा उठाते हुए वो मैजिक फॉर्मूला को डिकोड करता है। थोड़े ही वक्त में वो बैरियर के साथ छेड़छाड़ करता है और स्पिरिट को यकीन दिलाता है कि वो खुद को साबित करेगा। सनवू को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसे ये ताकतें ट्रक कुन के उसे दूसरी दुनिया भेजने की वजह से मिली हैं। टावर क्लियर हो जाता है और सिस्टम उसे टावर की तरफ से पहचान और 10,000 पॉइंट्स का इनाम देता है। टावर ऑफ प्रूफ सनवू को एक नए अडेप्टिव ट्रेड से नवाजता है, जिसका नाम प्रूफ ऑफ द टावर है। फ्लोर्स फतह करने पर मुख्तलिफ आइटम्स भी मिलते हैं, जैसे कि मना रिकवरी स्पीड, मैजिक पावर और आउटपुट में इजाफा। सनवू पुरजोश है जब टावर स्पिरिट उसे कामयाबी पर मुबारकबाद देती है। चलो वापस सेयोजन की तरफ चलते हैं। आसमान आतिशबाजी से भर गया है, लेकिन वो उन फोटोज को देखने में मसरूफ है जो उन्होंने पहले ली थी। हीरो बैकग्राउंड में एक शख्स को देखता है। युंगजुन की आंखें खौफ से फैल जाती हैं जितना वो जूम करते हैं, क्योंकि हकीकत में ये फेडोरा पहनने वाला नकली जादूगर दरअसल काली आंखों वाला माजिन है।
उसी आदमी को सुनवू भी देख लेता है और हैरान होता है, हालांकि सेओजन कहीं नजर नहीं आ रहा। माजिन पागल होने के करीब है और ज़ॉम्बी की तरह घूम रहा है। वक्त कम है और 9:30 होने वाले हैं, लेकिन सेओजन का कोई पता नहीं, जिससे हमारा लड़का सोचता है कि क्या उसे पहले कूदना चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि ये मेन स्टोरी लाइन का हिस्सा होना चाहिए। चीज़ों में दखल देना प्लॉट की प्रोग्रेशन को बुरी तरह ख़राब कर सकता है। माजिन अजीब हरकतें कर रहा है, जिससे एक और अजनबी नेकियाती से उसकी हालत देखने के लिए उसके पास जाता है। मैं अकेला नहीं हो सकता जिसे लगता है कि माजिन अपनी चिज़ल्ड जॉ लाइन से सबको इम्प्रेस कर रहा है। सुनवू डर जाता है जब उस नौजवान के जिस्म से खून टपकता है। वो खून की उल्टी करता है। उसकी अपनी नरमी उसकी मौत बन गई, क्योंकि माजिन ने उसे बुरी तरह खंजर मारा। वो क्रीचर उससे खिलौने की तरह फेंकता है और खून की लकीर में गिरा देता है। फिर ये बंदा बिल्कुल पागल हो जाता है और अपनी शर्ट फाड़ देता है। भाई के कोई हज़ारों एब्स हैं, हत्ता कि उसके एब्स के भी एब्स हैं। एक और बेचारी लड़की इस बर्सर्क मॉन्स्टर के बिल्कुल पीछे खड़ी है। मजिन मुड़ता है और अगले शिकार पर नज़र जमाता है। बाकी लोगों को समझ आता है कि असल में क्या हो रहा है। इस दौरान हमारा लड़का मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता और एक नेज़ा पकड़ लेता है, ये जानते हुए कि उसे बीच में आना पड़ेगा। सनवू बेसिकली कहता है, बाहर में गई स्टोरी लाइन, और लड़की की तरफ भागता है। दूसरी तरफ योंगजुन और सेयोजन मैजिन एसोसिएशन के काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स के एक प्रॉपर एजेंट को इमेज रिपोर्ट करते हैं। हायुनु को पक्का यकीन है कि ये माजिन है, मसला सिर्फ उसे ढूंढना है। सबसे बुरी बात यह है कि ये एक मेला है जहां बहुत से लोग जमा हैं और माजिन खून पीने के बाद और ताकतवर हो जाता है। अचानक सेयोजन की सेंसेस तेजी से काम करने लगते हैं जब उसे डार्क एनर्जी का बड़ा जखीरा महसूस होता है। हायुनु भी इसे महसूस करता है और माना के सोर्स का पीछा करता है। भीड़ में लोगों को नहीं पता कि हमारा लड़का कौन है, लेकिन माजिन उस औरत को खाने ही वाला है। वो उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त सुनवू उस पर टेबल फेंकता है, जिससे जानवर का ध्यान बढ़ जाता है। इससे औरत को वक्त पर भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन माजिन अभी रुका नहीं और उसके पीछे भागता है। सुनवू मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर फोकस करता है। वो पहले ही जानता है कि ये माजिन मुकाबला करने के लिए एक मुश्किल बी रैंक दुश्मन है। वो सब कुछ एक ही वार में जमा करता है और मजिन के ब्लाइंड स्पॉट पर निशाना लगाता है, जो उसकी मेन वीकनेस है। रिलीज हुआ रासिन मजिन के सर तक पहुंचता है और इतना डैमेज देता है कि उसकी तवज्जो हासिल कर सके। सुनवू सब्र से इंतजार करता है जब वो मॉन्स्टर अपने आधे जले हुए चेहरे के साथ खौफनाक तरीके से मुड़ता है हमले से बचने के बाद। उसकी रीजनरेशन एबिलिटीज जले हुए चेहरे को जल्दी ठीक कर देती हैं और अब सुनवू बड़ी मुसीबत में है। वो दिमाग को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो काम नहीं करेगा। गुस्से में मजिन पर्पल ऑरा निकालता है और मैगन के पीछे भागने लगता है। वो क्रीचर हमारे लड़के पर कूदता है, सुनवू को कोने में ढकेल देता है और उसे आखिरी मूव यूज करने पर मजबूर कर देता है। हार्ट ऑफ मदर नेचर टेक्निक एक्टिवेट करते हुए वो 60 सेकंड के लिए अपनी मैना रिकवरी स्पीड को 1000% बढ़ा देता है। इसके साथ ये बंदा एक ही वक्त में कई रासन बनाता है। ये ठीक है अगर सुनवो क्रीचर को हराने के काबिल नहीं भी है, क्योंकि वो सिर्फ वक्त गुजार रहा है। उसके एनर्जी ब्लास्ट्स मैजिन के जिस्म तक पहुंचते हैं और उसे हर तरफ से जला देते हैं। क्रीचर जमीन पर गिर जाता है जब सुनवू अपने मैनिफेस्टेड ब्लास्ट और ज्यादा भेजता है, जिससे मैजिन डिफेंसिव पोजीशन लेने और उन्हें रोकने पर मजबूर हो जाता है। हमारा लड़का इससे खुश है जब तक वो मॉन्स्टर से कुछ फासला रख सके। उसका मेन टारगेट मैजिन का सर है, हालांकि क्लियर हिट लगाना मुश्किल हो रहा है। गुस्से में मैजिन सुनवू के ब्लास्ट से दब जाता है, जो सोच रहा है कि वो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। बदकिस्मती से हमारे लड़के के लिए वो 1 मिनट बहुत जल्दी गुजर गया। अब वो पीछे हटने पर मजबूर है, जबकि उसका दुश्मन लाइट की स्पीड से हील हो रहा है। माजिन वापस फुल हेल्थ पर आ गया है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, एजेंट हायुनो एक काटने वाले स्लैश के साथ आता है, क्रीचर का सर काट देता है और उसके टुकड़े कर देता है। इसके साथ माजिन खत्म हो गया और हालात वापस कंट्रोल में है। एजेंट खास तौर पर नौजवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसने जानवर को रोके रखा जब तक वो बीच में नहीं आ सका। वो बाद में इनाम देने के लिए सुनवू का आइडेंटिटी लाइसेंस भी मांगता है। हमारा लड़का उसे अपना मामूली सी रैंक कार्ड देता है, जिससे एजेंट हैरान होता है, जो कम से कम बी रैंक की उम्मीद कर रहा था। ह्यूनू के अलावा योंगजून और सियोजन भी वहां पहुंच जाते हैं, जिससे हमारा लड़का चौंक जाता है। ये दर्दे सर है कि वो अभी आए हैं, जबकि उन्हें इससे बहुत पहले आना चाहिए था। मैक को दूर से देखते हुए सियोजन सोचता है कि क्या उसने इस बंदे को पहले कहीं देखा है।
मतलब मुझे यकीन है कि अगर उसने उसकी टेक्निक एक बार भी देखी होती तो भाई फौरन जान जाता कि ये कौन है। प्रोटैगनिस्ट हमारे लड़के के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो किम सनवू को जानता है। वो ये भी बताता है कि वो लड़का मैजिक मिलिट्री एकेडमी जाता है। यहाँ तक कि योंगजून भी उनमें मुशाबहत देख सकता है। अपना भेस कायम रखते हुए वो नकली जिन्वू दावा करता है कि उसने उस बंदे के बारे में पहले कभी नहीं सुना। खुशकिस्मती से एजेंट ह्यूनो समझता है कि ये लोग उसका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर वो हमारे लड़के की दोबारा तारीफ करने के लिए मुड़ता है, लेकिन सेओजन को इस बंदे पर पूरा शक है और वो उसे घूरता है। सनवू ऐसे एक्ट करता है जैसे बीच में आना उसका फर्ज था। जबकि एजेंट कहता है कि वो हालात रिपोर्ट करने जा रहा है। बदले में सुनवो उसकी जान बचाने का शुक्रिया अदा करता है और ह्यूनो के जाने के बाद सिस्टम उससे मिशन में हिस्सा लेने का क्रेडिट देने के लिए सामने आता है। हालात खराब लग रहे हैं क्योंकि वेरिएबल्स मेन स्टोरी लाइन से हटना शुरू हो गए हैं। सिस्टम इस तब्दीली को नोट करता है और कॉजालिटी पॉइंट्स में 0.2 का इजाफा करता है। ये सब सुनवू की मुदाखलत की वजह से हुआ। कॉजालिटी दुनिया में उसकी अपनी अथॉरिटी बनाएगी, खासतौर पर अगर वो किसी अहम इवेंट को अकेले हल करने के लिए आगे बढ़ता है। इसका मतलब है कि हमारा लड़का हीरो और मॉन्स्टर क्राउस के बीच में आखिरी लड़ाई में बीच में आकर तकदीर बदल सकता है, जो उसे मारने का जिम्मेदार था। अथॉरिटी का दारोमदार कॉजालिटी पॉइंट्स के लेवल पर है। 100 पॉइंट्स तक पहुंचने पर ड्यूस एक्स मशीना इफेक्ट भी है, जो उसे कोई भी ख्वाहिश पूरी करने की इजाज़त देता है। जाहिर है पहली चीज़ जो सुनवू के दिमाग में आती है वो अपने दोस्तों के पास असल दुनिया में वापस जाना है। कोशिश करने के लिए ये मोटिवेशन उसके लिए काफ़ी है। मुश्किल हो गया है क्योंकि अब वो हीरो सियोजन को बचा सकता है और कॉजालिटी हासिल कर सकता है, तो अब से भाई में स्टोरी लाइन में घुसने की पूरी कोशिश करेगा। अगले सीन में सनवू को मेज एसोसिएशन से 15,000 वॉन का इनाम मिलता है क्योंकि उसने माजन को रोके रखा था। इतनी मेहनत के बाद ही रकम मिली तो वो इसे लग्जरी सर्विसेज पर खर्च करने का सोच रहा है, तो वो मेजेस के लिए रिजर्व्ड प्रीमियम होटल जाता है। होटल हनसांग कॉरपोरेशन का है। ये कंग्लोमरेट है जिसके पास बेइंतहा ताकत और पैसा है और ये मेन स्टोरी लाइन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सुनवू का अच्छे से इस्तकबाल किया जाता है और वो हान सज्जुन को देखता है जो हानसांग ग्रुप का वाइस चेयरमैन है। वो कंग्लोमरेट का अगला मालिक बनने के लिए सबसे पहले नंबर पर है। सज्जुन को पता चलता है कि उसकी बहन भी उसके साथ डिनर करना चाहती है और वो बहन कोई और नहीं बल्कि शान है। इससे सुनवू को याद आता है कि वो भी कहानी का हिस्सा है। अपने कमरे में वो सोचता है कि उसे नेज़े का क्या करना चाहिए। ये हथियार बहुत चमकदार है तो इसे बेचना ही पड़ेगा। एन्चांटमेंट बुक बाद में काम आ सकती है। और जहां तक हर्ब्स की बात है, वो इन्हें शॉन को भेजने वाला है, लेकिन उसके करीब जाने के लिए उसे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगली सुबह खबरों में ऐलान होता है कि एक मेज ने टावर ऑफ ट्रायल्स की हिडन फ्लोर फतह कर ली है। फुटेज में एक सी रैंक मेज के काम दिखाए जाते हैं जिसने एक माजिन को भी हराया था। थोड़े ही वक्त बाद मेज एसोसिएशन ऑफिशियली किम जिन्वू को उसके कारनामों पर मुबारकबाद देती है और वो उसे रैंक लेवल ऊपर करने का भी सोच रहे हैं। अवाम हैरान है कि ये बंदा कहाँ से टपक पड़ा और एक ही दिन में इतना नाम बना लिया। उन्हें ये भी लगता है कि उसने मजिन को अकेले ही हराया। इतनी शोहरत और रेप्यूटेशन बढ़ने पर सिस्टम उसे लेसर हीरो अकम्पलिशमेंट से नवाजता है। तकरीबन 2 मिलियन लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे उसे एक ही बार में 21,000 पॉइंट्स मिलते हैं। सुनवू खुश है कि वो अपनी नई आइडेंटिटी एसोसिएशन की नज़रों में कायम कर सका। अब जबकि हर तरफ उसी के चर्चे हैं, वो शान को ढूंढने हानसांग फार्मास्यूटिकल्स जाता है। आसपास के लोग पहले ही टीवी वाले मशहूर लड़के को नोट कर रहे हैं। सुनवो दूर से एक खास मेज को देखता है जो कि हानसांग फैमिली की मशहूर एस रैंक मेज जैंग सूगी है। वो डर जाता है कि एक एस रैंक मेज यहाँ क्यों घूम रही है। रिसेप्शनिस्ट जिन्वू को देख लेती है और हमारा लड़का अपना तारुफ करवाता है इस नियत से कि वो टावर से लाए गए कुछ हर्ब्स बेच सके। आखिरकार वो डायरेक्टर खुद हानसांग शान के साथ रूम में होता है। वो उसके लाए हुए सामान से बहुत खुश है और महसूस करती है कि प्लांट्स की एनर्जी आम आइटम्स के मुकाबले में बहुत ताकतवर और नायाब है। हत्ता कि वो इसे इनक्रेडिबल हर्ब कहती है, जिससे वो सोचती है कि इस नौजवान को इसकी नायाबी का कैसे पता चला। सुन वो बात सीधी रखता है और कहता है कि उसने मेडिसिन पढ़ी है, जबकि हकीकत में वो सिर्फ डिवाइन ग्रास हर्ब की खासियत जानता है। ये दूसरे हर्ब्स की ताकत को बढ़ा देती है बगैर किसी अपनी खासियत के। इस वक्त इसे ठीक से प्रोसेस करना मुश्किल है, इसलिए वो मामला जीनियस फार्मासिस्ट शॉन के हाथों में छोड़ देता है। वो उसकी बात नहीं समझती, लेकिन वो हर्ब में दिलचस्पी रखती है और उसकी शर्तें पूछती है।
5 का नंबर दिखाकर भाई खुल्लम खुल्ला 500 मिलियन वॉन की एडवांस पेमेंट और कंपनी में छोटी सी इक्विटी मांगता है। शॉन को ये ऑफर थोड़ी बेइज्जती लगती है और सोचती है कि इस मगे को पता ही नहीं कि वो क्या बात कर रहा है। घबराने के बजाय मगे दलील देता है कि डिवाइन ग्रास आखिरकार कमर्शियलाइज्ड प्रोडक्ट बन सकती है और अकेले ही इंडस्ट्री पर कब्जा कर लेगी। इस पॉइंट के बावजूद डायरेक्टर जोर देती है कि उसे इक्विटी नहीं मिल सकती। सुनवू अपनी ऑफर बदलकर अंडरग्राउंड ऑक्शन की वीआईपी मेंबरशिप मांगता है, साथ ही पोषण और आइटम क्रिएशन के फायदे भी। वो सर्विसेज की कीमत अदा करेगा। डायरेक्टर इस बंदे को एक नज़र देखती है और समझ जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो चाहता है कि वो उसे वो लाकर दे जो उसे चाहिए, लेकिन फिर हमारा लड़का ऐसा काउंटर मारता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट फैल जाती है। सुनवू कहता है कि वो उसके बड़े भाई सिन की कमजोरियां फाश कर देगा। वो अच्छी तरह जानता है कि वो हानसंग ग्रुप का पूरा कंट्रोल लेने की साजिश कर रही है, इतना कि उसे परवाह नहीं अगर इस चक्कर में उसका खानदान तबाह हो जाए। सीन माजिन के एक अंधेरे कोने में कट होता है। यहाँ वो जांग हान की मौत पर बात कर रहे हैं, हालांकि वो इसे आसानी से रोक सकते थे। गुस्से में बैक गंग फ्रस्ट्रेशन में टेबल तोड़ता है और अफसोस करता है कि वो जल्दी बीच में नहीं आ सका। सबऑर्डिनेट को लीडर के ऑर्डर्स याद दिलाए जाते हैं। आखिरकार अगर वो अभी इंसानों पर तबाही मचाएंगे तो वो खुद खतरे में पड़ जाएंगे। बैक गंग गुस्से में पागल हो जाता है और पूछता है कि कब तक उन्हें बुज़दिलों की तरह अंधेरे में छुपना पड़ेगा। किम जुनवू के ख्याल से उसका खून खौलता है और वो उस मेज को ज़िबह करने पर तुला हुआ है जिसने उसके दोस्त को मारा। दूसरा बंदा सोचता है कि ये अक्लमंदी नहीं होगी अगर जिन वो मांगे पहले ही उनके क्लाइंट के साथ अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। बैक गैंग मानता है कि ये फिर भी ठीक है, आखिरकार उसका क्लाइंट उससे भी ज्यादा जालिम है। हानसांग ग्रुप के 2 बहन भाई सेजन और शॉन मिलते हैं, जैसा कि बैक गैंग ने पेशंगोई की थी कि इनमें से एक इतना जालिम है कि खुशी से अपने ही खानदान को खत्म कर देगा। रास्ते में सेजन अपनी बहन से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का पूछता है। वो तंज करती है कि कितनी बुरी हालत है जिसने उसे निचोड़ कर रख दिया है। उसके भाई को लगता है कि उनके बाप ने शॉन को ढेर सारे शेयर्स देने में जल्दी की थी। वो उसे ऑफर भी करता है कि वो शेयर्स वापस कर दे और कंपनी उसे कंट्रोल करने दे ताकि वो बाद में उसकी जगह वाइस चेयरमैन बन सके। लेकिन ये ऑफर तौहीन आमेज है और उसे गुस्सा दिला देती है। वैसे सून वू ने उसका नंबर हासिल कर लिया। वो अपनी दोनों आइडेंटिटीज के लिए 2 अलग अकाउंट्स यूज कर रहा है और सोचता है कि उसने उससे मिलकर सही किया। अपना सारा सामान बेचने की वजह से उसे घर वापस जाने की फिक्र नहीं करनी पड़ी। उसकी खास बात यह है कि उसका नेटवर्क शानदार है। सुन वो जानता है कि वो उस कमजोरी को जरूर क्रॉस रेफरेंस करेगी जो उसने बताई थी। इसी हवाले से शॉन उसे टेक्स्ट करती है कि वो 1 महीने तक उसकी एरेंड रनर बनने के लिए तैयार है। सिस्टम ऑफिशियली उसे उन कैरेक्टर्स में शामिल करता है जो हमारे लड़के पर भरोसा करते हैं। वो आज ही एडवांस पेमेंट भी भेजने वाली है जिससे वो बहुत खुश होता है। सुन वो उस टेक्स्ट करता है और याद दिलाता है कि पोषण और एडमिशन टिकट तैयार रखना, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो शॉन जल्दी कर सके। जब दोनों काम हो जाएंगे तो वो रब्ता करेगी। डील पक्की होने पर हमारे लड़के को एहसास होता है कि जिनवू वाली आइडेंटिटी कायम रखना मसला बन सकता है, क्योंकि ये डीमन बाउंड रूट एक्टिवेट कर देता है। इस कैरेक्टर का ओरिजिनली एक रिवेंज आर्क भी था, तो वो भी आने वाला है। सुनवू सिस्टम में डिटेक्शन ट्रेट्स ढूंढता है और काफ़ी सारे ट्रेट्स सामने आते हैं। वहाँ किलिंग इंटेंस सेंस है जिसकी कीमत पूरे 50,000 पॉइंट्स है। ये बहुत महंगा है, लेकिन आसपास के लोगों की ब्लड लस्ट महसूस करने के लिए इसके बड़े फायदे हैं। इसीलिए हमारा लड़का गर्दन बचाने के लिए ये छोटी सी कीमत अदा करके खरीद लेता है। कुछ दिन गुजर गए, जो पोशंस उसने मांगे थे वो बन गए। शॉन उसके साथ अपनी दूसरी मुलाकात बताती है कि कैसे उसने डिवाइन ग्रास को मिक्स किया, जो पोशंस के असरात और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों को बढ़ा देगा। ये माना एलिक्सर्स 5 मिनट के लिए माना रिकवरी स्पीड को 500% तक बढ़ा देंगे, लेकिन यूज़ करने के फौरन बाद 30 मिनट तक थकावट की हालत रहेगी। तो ये 2 धारी तलवार है। जो चीज़ डायरेक्टर को परेशान कर रही है वो ये कि एक काबिल माझी को ऐसे बेकार एलिक्सर की ज़रूरत ही क्यों है। फिर ये बात भी है कि वो उसके भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानता है। शियान उस कमज़ोरी की बात करती है और बताती है कि कैसे उसने अपने कनेक्शंस के ज़रिए तस्दीक की। नतीजे हैरानकुन थे। उससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका भाई उन मौतों का जिम्मेदार है। बहुत से लोगों की ये हकीकत कि वो कई मजिन्स या डीमंस के साथ रब्ते में है एक और बड़ा मसला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बंदे ने
एक आम से दिखने वाली सी रैंक मेज ने ये सब कैसे पता लगाया? सुनवू ये सब नॉवेल की स्टोरी लाइन की वजह से जानता है, जहां सेजुन लालच में आकर डीमंस के साथ मिल जाता है। वो अपनी तब्दीली की वजह से कहानी का बड़ा विलन बन जाता है। लेकिन हमारा लड़का ये बात उसकी बहन के सामने खुलकर नहीं बोल सकता, उसे आसानी से रिजेक्ट करने के लिए। भाई उसकी कंपनी में पूरे 5% इक्विटी मांग लेता है। इससे शॉन का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि ये उसका साफ इनकार करने का तरीका है। जहां तक अरीना टिकट की बात है, शॉन ने इंतजाम कर लिया है, लेकिन यह आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसके बजाय उसे उसके साथ जाना पड़ेगा, और यही वजह है कि वो ऐसे तैयार हुई है। डायरेक्टर उसके मकसद जानने के लिए क्यूरियस है, जबकि सनवू बस कहता है कि वो अपना पैसा इस्तेमाल करना चाहता है। खामोशी छा जाती है इससे पहले कि शॉन पूछती है कि वो उस पैसे का क्या करेगा? पता चलता है कि हमारे लड़के का प्लान वो सारी रकम गैम्बलिंग पर लगाने का है। शॉन उसे पागल कहती है और इस जोकर को याद दिलाती है कि उनकी डील 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। वो मागे से वाकई मायूस हुई है, लेकिन हमारे लड़के को कोई परवाह नहीं कि वो क्या सोचती है। वो पहले ही जानता है कि जब वो अरीना में अगली रुकावट पार करेगा तो वो उसका भरोसा और जीत लेगा। अगले सीन में सुनवू और शॉन वहां होते हैं जब उसे वीआईपी ब्रेसलेट मिलता है, जो उसे नए मेंबर के तौर पर सेलिब्रेट करता है। एक आदमी उनके पास आता है जिसे सुनवू फौरन पहचान लेता है। ये हैरियोंग है, एस रैंक टीमन और कहानी के टॉप विलन्स में से एक। ये बंदा खतरनाक है क्योंकि ये अंडरग्राउंड अरीना का होस्ट है। वो मेंबर को मुख्तसर सलाम करता है और उतनी ही जल्दी चला जाता है। सुनवू खुद को याद दिलाता है कि ऐसे बंदे से पंगा नहीं लेना, वरना वो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। बाद में अरीना में ऑडियंस शो देख रही होती है। शॉन को उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग यहाँ होंगे। वो सब यांग होंगजू की वजह से जमा है, जो सबसे मशहूर फाइटर्स में से एक है। इस बंदे ने लगातार 3 साल तक अकेले चैंपियन टाइटल अपने पास रखा, सिर्फ लड़ने की सलाहियत में। भाई ए रैंक मेज है। शॉन सोचती है कि अगर ऐसा है तो हर कोई उसी पर शर्त लगाएगा। सुन वो तस्दीक करता है और कहता है कि असल पैसा कमाने के लिए उन्हें एक और ट्रिक चलनी पड़ेगी। शॉन हैरान रह जाती है और उसे शर्त लगाते हुए देखती है। ये 530 मिलियन दाव पर लगा देता है होंगजू के ओपोनेंट पर। हत्ता कि स्टाफ मेंबर भी हक्का बक्का रह जाता है, जबकि शॉन सोचती है ये इडियट पागल हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि होंगजू का मुकाबला किससे होगा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एक रुकी है जो पहली बार डेब्यू करने वाला है। स्टाफ मेंबर अपने बॉस को होंगजू के ओपोनेंट पर लगाई गई भारी रकम के बारे में बताने जाता है। हारों को पता चलता है कि ये वही रैबिट मास्क वाला बंदा है जो अभी रजिस्टर हुआ है। साथ ही वो उसकी काफी इज्जत करता है और सोचता है कि क्या सनवू बस एक और अमीर ज़्यादा है जिसके शौक अजीब हैं। वैसे वो 2 माजिन्स भी करीबी इलाके में चिल कर रहे हैं। बैक गैंग तब जाता है जब उसे पता चलता है कि वो माजे शॉन के साथ इवेंट में आया है। ये बंदा माजे को मारने के मौके के लिए तरस रहा है और ऐलान करता है कि वो हिसाब बराबर करेगा और अपने दोस्त का बदला लेगा। अरीना में होंगजू के पिछले अपोनेंट ने अभी सरेंडर किया है। ऑडियंस उस बंदे को बुरा भला कह रही है कि उनका कीमती पैसा डुबो दिया। फिर भी शॉन की नज़र में ऐसा रिएक्शन मुतवक्का है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड मैच है। ऑर्गेनाइजर्स कभी किसी को लड़ाई में मरने नहीं देंगे, इसीलिए मैचेस अक्सर जल्दी खत्म कर दिए जाते हैं। अगला नंबर होंगजू के अपोनेंट का है, जिस पर 530 मिलियन लगाए गए हैं। ये शख्स रोकी ल्योंग होगा, जो आज सबको हैरान कर देगा। सनवू देख सकता है कि उसके अलावा सब ने होंगजू पर शर्त लगाई है। हकीकत में वो पहले ही मजाक उड़ा रहे हैं। एक बंदा जिसने एक रूकी पर 500 मिलियन उड़ा दिए। हमारा हीरो लॉन्ग गेम खेल रहा है। उसे पता है कि प्रिडिक्शन सही होने पर 6 गुना पैसा मिलेगा। होंगजू मैदान में आता है। उसका अपोनेंट बाकी हनमा भी आगे आता है। सेनियन शॉक है कि इतने वेट डिफरेंस वालों की फाइट हो रही है। हमारे लड़के ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियांग इतना पतला होगा। असल में वो यहाँ पैसे के अलावा और भी वजह से आया है। कहानी में जोन नाम का एक विलन ग्रुप है जो अरीना में ऑपरेट करता है और स्टोरी में इम्पॉर्टेंट है। लियांग वो कैरेक्टर है जो आखिर में उस ग्रुप को ज्वाइन करता है, इसलिए सनवू उसे खुद लड़ते हुए देखना चाहता था। हालांकि नॉवेल का रिजल्ट जानने के बाद भी वो अपनी बेट को लेकर नर्वस हो रहा है। लिंग लॉन्ग वो है जो कभी कोई मैच नहीं हारता। उसका ओपोनेंट होंगजू उसके लेवल का मजाक उड़ाता है और सोचता है कि उसका वक्त बर्बाद हो रहा है। वो जल्दी फाइट खत्म करने आगे बढ़ता है, लेकिन शॉर्ट किंग उसका हमला आराम से अवॉइड कर लेता है। फिर भी होंगजू एक जोरदार पंच उसके पेट में मारता है, जिससे बच्चा हवा में उड़कर दीवार से जा टकराता है। लियांग फौरन गिर जाता है और क्राउड मजे लेने लगता है। सुनवू सोचने लगता है कि उसने इस पर बेट लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ बेक गैंग अरीना की तरफ आ रहा है। वो रेड करना चाहता है, पर वहां हरियोंग है जिससे पंगा लेना अक्लमंदी नहीं। वो
इवेंट खत्म होने का टाइम पूछता है जो 10:30 है, तो वो इंतजार करने को तैयार है। वापस फाइट पर आते हैं। लियांग बुरी तरह पिट रहा है। होंगजू कोई रहम नहीं दिखाता और पावरफुल पंच मारता है। वो उसे उठने नहीं दे रहा, बिल्कुल टेकन गेम की तरह जगल कर रहा है। लियांग जमीन पर गिरा हुआ है, उसका शरीर जख्मों से भरा है और वो लड़ने की हालत में नहीं लग रहा। होंगजू का नाम। सपोर्टर्स चिल्ला रहे हैं, जबकि सूनवू को लगता है कि सब खत्म। उसे यकीन नहीं आ रहा कि ये बंदा सच में जीत गया। और तभी कुछ होता है। एक स्पाइक चैंपियन के चेस्ट में घुस जाती है। लियांग जख्मी है, पर अभी हारा नहीं। होंगजू फिर से हमला करने की कोशिश करता है, पर उसकी गेम ओवर हो चुकी है। लियांग और स्पाइक्स तैयार करता है, जो डार्क एनर्जी से भरी हैं। चारों स्पाइक्स होंगजू की अपर बॉडी पर लगती हैं। चैंपियन बुरी तरह खून में लथपथ होकर गिर जाता है। उसके चेस्ट और पेट में 5 स्पाइक्स लगी हैं। पूरा सन्नाटा छा जाता है। भीड़ के मुंह पर ताला लग गया है। शॉन समझ ही नहीं पा रहा कि क्या हुआ। हकीकत को झुठलाते हुए लोग लैंग को कायर बोलने लगते हैं, जबकि सुनवू सोचता है कि अब निकल लेना चाहिए। शॉन उसके पास आता है, जबकि हरिन को कुछ गड़बड़ लगती है। टाइमिंग कुछ अजीब है और वो जानता है कि लियांग सिर्फ इसीलिए जीता क्योंकि चैंपियन ने ध्यान नहीं दिया। फिर भी उसे लगता है कि जिसने लियांग पर अंधा पैसा लगाया उसका कोई मकसद था। इसीलिए वो चीफ जोंग को किम जिनवू की इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। वापस जाते हुए शॉन कंफ्यूज है। उसे नहीं पता ये लड़का कौन है, या उसे पहले से कैसे पता था कि लियांग जीतेगा। हमारा हीरो चिल रहते हुए कहता है कि ये बस एक तुक्का था, जो उसे टालने का एक तरीका है। सन वू की लॉटरी लग गई है और उसका बैलेंस सीधा 3 बिलियन पहुंच गया है। याद है जब इसके पास मुश्किल से 30,000 थे? कमाल है किस्मत कैसे बदलती है। इसकी वजह से शॉन की रिस्पेक्ट और भरोसा वापस आ गया है और वो उसकी आइडेंटिटी जानने में दिलचस्पी ले रही है। इस वजह से उसे 7,000 पॉइंट्स मिले। किलिंग इंटेंट डिटेक्शन पर खर्च किए पॉइंट्स वापस आ रहे हैं। जब सनबू खुश था, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। एक स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट उनके आसपास है। ये अजीब है क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में एक डीमन बदला लेने आया था। हान उसे परेशान देखकर पूछती है। वो उससे एक फेवर मांगता है। इस दौरान कार में बैठा रेड उसे ऑब्जर्व करता है और ड्राइवर को रोकने को कहता है क्योंकि वो उसे वहीं मारेगा। वो बाहर आता है, पर हान नहीं दिखती। वो सोचता है कि क्या सच में किम जिनवू ने जांग हान को मारा? क्योंकि उसकी एनर्जी वीक है और बॉडी अनट्रेन्ड लगती है, तो यकीन करना मुश्किल है। हमारा हीरो एक वायल निकलता है और पूरा पी जाता है। फिर वो धीरे से रेड को सामने आने को कहता है। ये कोई आम लिक्विड नहीं, बल्कि एम्प्लीफाइड मैना एलिक्सर था। हमारे लड़के को पता था कि रेड उसे टारगेट कर रहा है। रेड को उसकी एनर्जी में चेंज महसूस होता है। भले ही खतरनाक ना हो, पर वो इम्प्रेस्ड है। रेड फौरन अपने एरोज निकालता है और हमला करता है, लेकिन हमारा हीरो तेजी से एनर्जी बॉल फेंकता है और हमले से बच जाता है। रेड परेशान नहीं है क्योंकि उसके पास 2 और अटैक्स हैं जो वो तुरंत फेंकता है, जिससे हीरो घबरा जाता है। एक तेज धमाका होता है और ड्राइव करते हुए हनायन समझ जाती है कि शुरू हो गया। कुछ देर पहले हीरो ने नोटिस किया था कि कोई पीछा कर रहा है। वो बताता है कि हानसांग जैसी कोई कंपीटिंग कंपनी है, इसीलिए वो उसे ऐसी जगह ले जाता है जहां कोई पब्लिक ना हो, क्योंकि उसे हर हाल में इससे निपटना है। वो जानता है कि उससे लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी पावर बी रैंक से ज्यादा है। ये सुनकर हानस्यान परेशान होती है, पर वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक रहेगा। वो उसके प्लान पर ट्रस्ट करती है और उसे सही सलामत वापस आने को कहती है। मैदान में हमारा हीरो हमलों को ऐसे डॉज कर रहा है जैसे कोई खेल हो, क्योंकि वो अपनी पहली जिंदगी में एनहांसमेंट स्पेशलिस्ट था। रेड नोटिस करता है कि वो हमला करने के बजाय सिर्फ बच रहा है, इसलिए वो एक और हमला करता है, ये सोचकर कि अब वो नहीं बच पाएगा। बिजली की रफ्तार से वो हीरो के पास आता है, जिससे वो घबरा जाता है, पर वक्त रहते वो फिर से बच निकलता है। अब हीरो के पास ड्रग का असर सिर्फ 2 मिनट बचा है, इसलिए वो फैसला करता है और एक्टिव स्किल हार्ट ऑफ मदर नेचर एक्टिवेट करता है। रेड को एनर्जी में फर्क महसूस होता है और वो घबरा जाता है। किम जिनवू खुद को तैयार करता है और तेजी से अपने दुश्मन की तरफ भागता है। उसका ओपोनेंट समझ जाता है कि हालात खराब होने वाली है, पर वो उसे रोकने के लिए हमला करता है। रेड हैरान है कि लड़के ने सारे हमले डॉज कर लिए और उस तक पहुंच गया। वो अपने स्टाफ से बचने की कोशिश करता है, पर हीरो सीधा उसके दिल पर लाइटनिंग बॉल मारता है। हीरो को मौका मिल जाता है और वो लगातार हमले करता रहता है, जिससे उसका दुश्मन बुरी तरह हारने लगता है। फिर हीरो को लगता है कि वो उसके दिमाग पर भी वार कर सकता है।
वो अचानक करीब जाकर उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन किस्मत पलटने वाली है क्योंकि टाइम खत्म हो गया है और वो अगले 30 मिनट के लिए मना एग्जॉशन में जाने वाला है। हीरो समझ जाता है कि वो गया। उसका दुश्मन स्टाफ उठाता है और एक शैतानी हंसी के साथ उसे मारने ही वाला होता है। अचानक पीछे से कोई उसे केले के छिलके की तरह 2 हिस्सों में काट देता है। हीरो राहत की सांस लेता है कि वो बच गया। ये जैंग सुगी था, एक एस रैंक मैजिक और हानसोंग फैमिली की तलवार जिसने उसकी जान बचाई। ये सच निकला कि बैक गैंग को डीमन के हाथों मरना था। हीरो जंग सुगी को देखकर खुश होता है, जो ओरिजिनल स्टोरी में टॉप फाइटर्स में से एक है। उसने एक ही बार में ए रैंक बैक गैंग को खत्म कर दिया। जैंग सुगी गुस्से में है कि किसी ने हानसोंग फैमिली की बेटी पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे की। हानसु यान घबराई हुई हीरो की तरफ आती है। वो उसे सहारा देती है, पर वो प्यार से कहता है कि वो ठीक है। उसे एहसास होता है कि वक्त बर्बाद करना आखिर काम आया और उसकी जान बच गई। वो मुस्कुराती है कि जब जान पर बनी हो तो सबसे ताकतवर इंसान को लाना ही था। सिस्टम बताता है कि बैक गैंग मारा गया और स्टोरी में छोटा सा बदलाव आया है, जिससे कोजालिटी 0.6 बढ़ गई और हान यान का ट्रस्ट मिला। सारे नोटिफिकेशंस देखकर हीरो को सुकून मिलता है। फिर जांग सुगी पूछता है कि क्या चेयरमैन को रिपोर्ट करें, क्योंकि माजिन का हमला कोई छोटी बात नहीं। हीरो सोचता है कि अगर किसी को पता चला कि हानसुंग ग्रुप पर माजिन ने हमला किया तो भारी हंगामा हो जाएगा। वो समझ जाता है कि जो इवेंट ओरिजिनल स्टोरी से अलग है उसे बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं। वो दोनों समझ जाते हैं कि बात फैली तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसलिए हान इस बात को राज रखने को कहती है और जांग सुगी मान जाता है। 3 दिन बाद हीरो अपने बेड पर लेटा फ़ोन चला रहा है। हान यान को बचाने के बदले उसने हीरो को कोई भी इन्फॉर्मेशन देने का ऑफर किया था, तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया और डिवाइन हर्ब पोशन की लॉन्च डेट पूछ ली। फ़ोन पर खबर आती है कि हानसुंग ने दवा का असर बढ़ाने वाला पोशन बना लिया है और स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं। हीरो ने अपनी सारी सेविंग्स पहले ही हानसुंग फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स खरीदने में लगा दी थी। बस 1 मिनट में स्टॉक्स आसमान छू लेते हैं। हीरो ग्रोथ देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि पिछली जिंदगी में डंजन्स में घिसने के बाद भी वो एक अच्छा घर नहीं ले सका था। उसे पता नहीं था पैसा कमाना इतना आसान है, फिर भी उसे थोड़ा बुरा लगता है। अचानक हान सुयान का मैसेज आता है, जो उसे कल लंच पर बुला रही है, क्योंकि उसे कोई गिफ्ट देना है, जिसे वो हैरान होता है। अगले दिन वो अपनी आदत के मुताबिक जल्दी पहुंच जाता है। वो उसे स्टॉक से हुए प्रॉफिट के बारे में बताता है। वो सोचती है कि शायद 50 मिलियन होंगे, पर यह सुनकर शॉक हो जाती है कि उसने एक दिन में 3 बिलियन कमा लिए। वो घबराकर कहती है कि इसे तोहफा समझो। फिर वो पूछता है कि वो गिफ्ट क्या था। वो बताती है कि उसने उस माचिन का पता लगा लिया है जिसने हमला किया था, और वो बैक गैंग था। वो बताती है कि वो इंसानी भेस में एक बदनाम हिटमैन था, और जांच करने पर पता चला कि कोई था जो अक्सर बैक गैंग के साथ डील करता था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई हैन सिन था। उसे पहले से पता था कि उसका भाई मजिन्स के साथ जुड़ा है, पर ये नहीं सोचा था कि बैक गैंग भी उनमें से एक होगा। ये दिलचस्प तो है, पर हीरो को नहीं लगता कि ये खबर गिफ्ट कहलाने लायक है। वो मानती है कि हीरो बहुत हिसाबी है। फिर वो असली गिफ्ट निकलती है, जो दिखाता है कि वो उसके साथ काम करना चाहती है। उसने आज मिलने को इसीलिए कहा क्योंकि वो कुछ वक्त के लिए बिजी होने वाली है, जिससे हीरो सोचता है कि कुछ होने वाला है। वो समझती है कि अब जब भाई की असलियत पता चल गई है तो हमले के पीछे कौन था ये राज नहीं रहा। वो एहसान तले नहीं जीना चाहती। इसके बाद वो उठकर चली जाती है। हीरो सोचता है कि ये उसकी गलतफहमी है कि उसका भाई बैक गैंग के पीछे है, लेकिन फिर भी वो एक विलन है और आगे जाकर मुसीबत बनेगा। इसलिए लड़की के जरिए हानसिन को पकड़ना उसे सही लगता है। अचानक वो उसे आवाज देती है, उम्मीद करते हुए कि जो गिफ्ट उसने खुद चुना है वो उसे पसंद आए। वो शुक्रिया कहकर बॉक्स खोलता है। उसमें मना से बना ब्रेसलेट देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक नोटिफिकेशन आता है कि हारयोंग उसमें दिलचस्पी ले रही है और उसे 1500 पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ हारयोंग अपने ऑफिस में रिपोर्ट्स देख रहा है जब चयोन ही वहां आता है। Then greets him. Harong wonders if he came regarding the 10 demonic assembly, and Chonhai affirms it. But before that, Chonhai has a question to ask. The incident a few days ago, where his friend Zhonghan and Bike Gang were killed, coincidentally involved a human maid in both events. According to Bike Gang's report, that maid visited the Colosseum a while ago. Chonhai's question is if Harong knows who Kim Jinwoo is. Harong looks at the report, then at the protagonist's picture. The moment he recognizes him, he realizes, This is the VIP who has been betting on Rangrang.
Chanhai asks Harong to provide information on the protagonist, promising that if he does, he will sprinkle his blood on the graves of Harong's dead friends. But Harong finds the request vulgar. His aura suddenly rises as he warns Chanhai to be prepared for the consequences if he even thinks of laying a finger on his customer. Chanhai immediately apologizes, assuring him he won't touch the protagonist, begging for it. Forgiveness. Harong tells him to simply deliver the message from the 10 demonic assembly. Sweating, Changhai explains that a prophecy has descended from the holy relic, the altar of the prophet. In the year when the child destined for demon destruction turns 18, they will awaken their power, and the king of mages will soon meet his end at their hands. Harong knows the king will surely cause trouble again. He asks if there's anything more. Changhai adds that according to the altar, the prophesied child who turns 18 this year lives in the Magic Military Academy. Meanwhile, at the Magic Military Academy, our protagonist decides to stop acting as Kim Jin-woo for the moment. He can't stop thinking about Harong. He's curious, but now is definitely not the right time to get involved with him. He leaves the scroll floating, reminding himself of more important matters. He opens the scroll, which is basically a spellbook. After reading it, he recalls that midterm exams are about to begin. Students must demonstrate their skills before many officials, making it an important event. It is tied to Lee Si-young's growth, which makes it even more significant. The child of prophecy, a future comrade of Lee, and someone born with the power of demon destruction, will draw Magoon attention. The original storyline says the Magoon attack the school at 4 p.m. to flush out the child, who hasn't yet awakened power. Lee subjugates them all. Even if the event isn't huge, it still contains major plot points. So the protagonist must keep an eye on Lee and the child of prophecy. A teacher begins an announcement, much to the students' annoyance, since the midterms are already draining them. He loudly declares that real combat is training and training is real combat, adding that this year's midterms will include several days of autonomous sparring classes. The students are shocked. He adds that those who can't find an opponent may observe or practice individually. Behind the protagonist, Yu-ara perks up at the mention of Lee Soo-yoon, making him realize the two of them are going to partner up, just like in the original story. But what he didn't expect was that no one would offer to be his partner. This makes sense, though. Despite his talent in theory and barrier dismantling, no one wants to pair with the lowest-ranked student in the school. Still, he already knows who he intends to partner with. Elsewhere, Park In-hwan and Yu-ara are battling. She taunts him, insisting that with her abilities, first place should belong to her instead of him. He puts her in her place, telling her not to get ahead of herself because he hasn't even warmed up yet. Then he unleashes an attack. Inside the school, Yoon Hae-young watches the two top-ranked students locked in a fierce fight. She looks away, knowing it only makes her feel more pathetic. No one wants to partner with her either because she ranks 82nd overall. She may be sharp in theory, but she is still weak in practice. The protagonist feels bad for her. Her body can't keep up with her mind, and overall, she's a kind person. She tries practicing alone with a training dummy, but even her harshest attacks don't affect it. Frustrated, she grows angrier because no matter how hard she tries, nothing works out. The protagonist approaches, telling her her manifestation form is poor. She turns to him as he adds that the ice she's throwing isn't even cold, and her accuracy is terrible, proof that her fundamentals are weak. He knows he's responsible for this. In the original story, she would already have risen to 6th place in her grade thanks to advice from Lee during the last dungeon exploration. But because he interfered, she lost that opportunity and hit a stagnant stage. He walks up to her, saying she's missing something. If she partners with him, he'll ensure she can at least pull her own weight. Even though he's trying to help, she accuses him of lacking skill himself, claiming he's only trying to lower her self-esteem so she'll listen to him. But he turns it around, telling her she's just angry because she can't accept the truth about her abilities. Furious, she says she used to think he was a decent person during the dungeon exploration, but not anymore. Realizing he was too harsh, he starts to apologize, but she views it as an insult to her pride and challenges him to a match so she can witness the great skills of the school's lowest-ranked student. This actually makes him happy. At least she's reacting.
He happily tells her to bring it on, and she immediately begins to throw ice shards at him. Our boy braces himself and starts dodging them. She realizes that the moment he got serious, his entire manifestation intensity completely changed. He yells at her, asking her motive behind these attacks, and telling her her attack pattern is too simple because ice attribute manifestors are supposed to shine in utility. She angrily taunts him, asking if he wants to see a different pattern, and begins gathering her mana into an attack that throws him off. He still manages to dodge it. She is disturbed, thinking he shouldn't be able to pull that off, regardless of training. Yet he can suddenly do all of that now. He sits on a block of ice, thinking that drawing out someone's ability requires giving them the right push, and taunting her was the right choice. She angrily charges toward him, shouting and asking how he expects to win if he's only going to dodge all attacks instead of fighting her. He jumps off the block of ice, saying that inexperienced manifestation mages all have one thing in common. Once you get in close, they are easy to shut down. He gets very close to her and attacks. She feels the intensity of the mana, but right before it hits her, he stops. Then he admits that it was a good sparring session. Miserably, she sinks to her knees, knowing she lost and might actually have to learn magic from him. But he assures her that she simply doesn't know how to bring out her talent yet, and he will help her with that if she's willing to work with him. She looks at him nervously, unable to believe it, but shakes his hand, agreeing to trust him to teach her. His system notifies him that the character Yoon Hyung is taking interest in him, and he has gained her favorability. Later on, he informs her that she will be doing attribute adaptation training. He hands her a cube and tells her that all magic begins with adapting to its element, which means understanding the attribute determining her ability to manifest magic. He explains that without knowing the basics, all her practice will be useless, and her skills will remain stagnant. She admits she knows what attribute adaptation training is, but she has never heard of doing it while being submerged entirely in ice. He motivates her, saying feeling the attribute with her body is the fastest, easiest method, and she needs to start adopting. In a dark building, Chonhai wonders if everyone is present. Several people kneel before him, reporting they've gathered the demons as ordered to operate around the Magic Academy. The infiltration to kill the prophesied child is set for next week. The rat inside the academy reports that security becomes weak during the midterms. They assure him they are ready to carry out the operation, but one of them asks what happened to Harong helping them. Chonhai replies that it fell through because he was told Harong has more important matters to deal with than their race's survival. Yang Yang panics, knowing killing the child of prophecy with only 4 B-ranked demons is impossible. Her companion scoffs, asking if she really needs help killing just one person. She snaps at him, reminding him that lax security doesn't mean things will go smoothly. Scouts from every guild will swarm the school that day, and they cannot handle all of them alone. He suggests if they trap the meddlers, the plot will change. Chonghai then shows them the Grand Demon Barrier, assuring them they can fight as much as they want because he will fight alongside them. He orders them to kill the child of prophecy under any circumstances. Back with our boy, he's teaching Yoon Hyung, guiding her to memorize sensations with her entire body so she can imagine ice without being surrounded. She then concentrates her mana and creates a sharp ice spear. She feels proud that she formed an ice spear with her power. Even the protagonist feels proud of her, as only a few days of training have improved her skills. He tells her that he always knew she had talent. The system notifies him she's begun to trust him, and he receives 1,500 points as a reward. She excitedly promises she will believe anything he says now. Then she asks him to throw in more ice because she can endure it. But the boy realizes she is still in pain, yet he throws more ice anyway, because it's necessary to help her grow and raise her as Lee's partner. As he throws in more ice, she shivers. Meanwhile, someone stands on top of a corridor, secretly watching them. Lee Seo-jun, standing on top of a corridor, wonders what they're doing, assuming it's school violence. She thinks our boy is bullying Yoon Hyung by throwing her into the ice and wonders if this is okay. She decides to report it to the teachers immediately.
Suddenly, a teacher named Li Hyung approaches from behind, and the girl reports the situation right away. Li Hyung asks if she's referring to attribute adaptation training, which surprises the girl. The teacher explains she's been observing them since day one. In such a short period, the implementation of magic power has improved significantly. She knows Yoon Hae-young is doing well, but what amazes her is the judgment of the student who understood her issues and helped her overcome them. The teacher is also surprised Lee Seo-jin knows him already because she thought Seo-jin only memorized names of top-ranked students. This makes the girl nervous as she tries to explain herself. The teacher admits Kim Jin-woo has great potential. Memorizing his name in advance is a smart move. It's hard for Lee Seo-jin to believe this since he ranks lowest in the entire school. But the teacher wonders when he plans to raise his own skills if he spends all his time improving Hae-young's skills, because in the end, only results matter. The teacher then thinks they should give him a chance to prove himself in the midterms. Meanwhile, our boy realizes he's screwed. He wanted to buy a spatial pocket, but the price is 20,000 points, while he currently has 8,500. He knows spatial pockets are extremely valuable, able to summon stored items anywhere, useful in both combat and daily life. He knows he'll get a 50% discount, but his points are still lower than what he needs. He curses, wondering why the discount happened when he's completely broke on points. Somehow he must gather. सिर्फ 5 दिन में 11,000 पॉइंट्स, वो भी गारंटीड तरीके से। उसका फोन बजता है और टीचर ली हियांग का मैसेज आता है कि क्लास से पहले स्टाफ रूम आओ। अगले दिन युआरा पार्क, जुआन और किम सनवू स्टाफ रूम में होते हैं। ली हियांग उन्हें बताती है कि वो तीनों सेकेंड ईयर मैनिफेस्टेशन स्पेशल क्लास के लिए सिलेक्ट हुए हैं। वो कहती है कि इसे एडवांस्ड क्लास समझो, जो ग्रेड्स के बजाय हाई पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। हमारा हीरो सोचता है कि लियो जून एनहांसमेंट स्पेशल क्लास में थी और अगर वो ये क्लास ज्वाइन करता है तो चांस है कि वो उसके करीब हो सके। अचानक पाकिन हुआन हमारे हीरो की ज्वाइन करने पर एतराज़ करता है, जिस पर हीरो सोचता है कि इसका मसला क्या है। पाकिन हुआन उसे नीचा दिखाता है, कहता है कि वो ग्रेड में 5th रैंक पर है और उसे स्कूल के सबसे बुरे स्टूडेंट के साथ रखना अनफेयर है। वो युवारा से कहता है कि उसकी डिफेंस में कुछ बोले, लेकिन वो घमंड से मना कर देती है कि उसे अपने काम से काम रखना चाहिए, जो उसे हैरान कर देता है। वो खुद को समझाता है कि यही वजह है कि उसका कोई दोस्त नहीं। फिर टीचर हीरो की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि पार्किन और हुआन के एतराज़ पर उसका क्या ख्याल है। हीरो जवाब देता है कि अगर रैंक का मसला है तो वो अपना रैंक बढ़ा लेगा। टीचर कहती है कि मिड टर्म्स में अपनी स्किल्स साबित करो और रैंक 80 या उससे ऊपर आओ। बाद में हीरो हनुंग की तरफ देखता है, ये जानते हुए कि अगर सब प्लॉट के मुताबिक हुआ तो ये मुमकिन है। वो उसकी बात मानती है। असल में सेकेंड ईयर मिड टर्म एक को-ऑप बैटल है और उन्हें टीम बनाना पड़ेगी, एक पार्टनर के साथ मिलकर ग्रीन जायंट से लड़ने के लिए। अगर वो ग्रीन जायंट के अंदर सही पॉइंट पर अटैक करें तो वो फौरन खत्म हो सकता है, लेकिन लोकेशन बदलती रहती है, इसीलिए ढूंढना मुश्किल होता है। इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स बस सर्वाइव करके डिसेंट स्कोर लेते हैं, लेकिन असली जीनियस मॉन्स्टर को फौरन हरा देते हैं। लियो जून ग्रीन जायंट से लड़ रही होती है और मॉन्स्टर को काट देती है, जिस पर सब उसकी स्किल्स की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो अपने पार्टनर को लाता है ताकि टॉप रैंक्स पर आ सके। हेयोंग अपना माना उसके साथ जमा करती है ताकि ग्रीन जायंट पर अटैक कर सके। बहुत से स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो पब्लिक रैंकिंग टेस्ट में फेल हो चुका था। लोग सोचते हैं उसका एडमिशन गलती से हुआ है और सब उसकी बेइज्जती का इंतजार कर रहे हैं। उसे रिवॉर्ड में 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ही वो जायंट के सामने आता है, वो अपना आउटसाइडर पर्क एक्टिवेट करता है। वो जानता है कि इस बार वो जोकर नहीं बनेगा और फौरन जायंट के वीक पॉइंट पर अटैक करके उसे मार देता है। फौरन दूसरा जायंट गुस्से में उसकी तरफ भागता है और वो सोचता है कि ये उम्मीद से ज़्यादा आसानी से ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही जायंट उसे पंच करने वाला होता है, हीरो चौनही को देखता है और सोचता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, जिसकी वजह से उसका निशाना चूक जाता है। सब उसे शर्मिंदा करने लगते हैं, हालांकि वो मानते हैं कि स्कूल के आखिरी स्टूडेंट के हिसाब से ये अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसे पसीना आने लगता है, ये सोचते हुए कि रीसेंट हादसों का मास्टरमाइंड यहाँ क्या कर रहा है। उसे याद आता है कि डीमंस को शाम 4 बजे हमला करना था। एग्जाम के बाद वो अपनी सोचों में गुम होता है जब जायंट उसे मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसका पार्टनर जायंट का हाथ फ्रीज करके उसे बचा लेती है। वो उसकी तरफ भागती है ताकि उसे होश में ला सके। जब वो उसे पकड़ती है, हीरो अपना हाथ उठाता है और जायंट पर हमला करके दूसरे को भी मार देता है।
सब खामोश रह जाते हैं क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्कूल का सबसे बुरा स्टूडेंट जीत जाएगा। पूरी जगह उसके लिए तालियों से गूंज उठती है। उसे अचानक बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं और सिस्टम नोटिफिकेशन से भर जाता है। उसकी पार्टनर खुश होती है और उसे गले लगाती है क्योंकि सब उसकी स्किल्स की भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि एग्जाम असली मसला नहीं है। मसला ये है कि टाइमलाइन ओरिजिनल से बदल गई है। वो पसीने में भीग जाता है ये सोचते हुए कि क्या उसकी चॉइसेस ने असल टाइमलाइन में कुछ बदल दिया है। जब वो स्कूल के फ्यूचर की फिक्र कर रहा होता है, हायुंग अचानक पूछती है कि उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है। वो एक हल्का सा बहाना बनाता है और कहता है कि वो जाकर आराम करेगा। जब वो कहती है कि ये उसकी गलती थी कि वो इस मुसीबत में फंसा, तो हीरो उसे तसल्ली देता है कि उसने अच्छा किया। वो ये सुनकर शर्मा जाती है और कहती है कि अगर उसे आराम चाहिए तो ट्रेनिंग छोड़ दे। लेकिन हमारे हीरो के दिमाग में कुछ और प्लान है। उसे समझ आता है कि उसे पता लगाना होगा कि टाइमलाइन कितनी बदली है, तो वो सीधा बाहर जाता है। वहाँ उसे सुन वू अपने फैंस के घेरे में मिलता है, जैसा उसने सोचा था। स्टूडेंट्स उससे मिन्नत करते हैं कि वो उनका गिल्ड ज्वाइन करे। वो उन्हें टालने की कोशिश करता है कि वो अभी मुश्किल से 18 का हुआ है, इसीलिए गिल्ड ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन रिक्रूटर्स अपने कार्ड्स उसके फेस पर लाते हैं और उसे लेना ही पड़ता है। इस शोर ने हमारा हीरो उसे बचा लेता है, ये कहकर कि टीचर उसे बुला रहे हैं, शायद टेस्ट रिजल्ट्स की वजह से। भीड़ हैरान होती है कि स्कूल का सबसे नालायक स्टूडेंट उसे बुलाने आया है। खैर, सुनवू इशारा समझ जाता है और वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो टीचर को इंतज़ार नहीं करवा सकता। करीब ही कहीं स्पेशल टास्क फोर्स का एजेंट और उसका लीडर हैरान होते हैं कि हमारा हीरो लड़ने में कितना माहिर था। आखिरकार वो स्ट्रॉन्गेस्ट में गिल्ड लीडर मास्टर गिंगॉल का शागिर्द है। लेकिन टास्क फोर्स लीडर कहता है कि उसके पास रियल लाइफ कॉम्बैट एक्सपीरियंस कम है। फिर वो अपने साथी से पूछता है कि उसने उसे क्यों ज्वाइन किया, तो वो बताता है कि वो रिवर वाले डीमन इंसिडेंट की तहकीक करना चाहता है क्योंकि सन वू काफी एक्सपीरियंस्ड हो सकता है अगर वाकई उसने डेमन को हराया था। बात बदलते हुए लीडर उससे पूछता है कि हीरो के बारे में उसका क्या ख्याल है। उसका साथी कहता है कि वो बस एक एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन लीडर कहता है कि हीरो ने मॉन्स्टर की वीक स्पॉट्स को एक नज़र में पहचान लिया। ये काम सिर्फ एक पुराना खिलाड़ी ही कॉन्फिडेंस से कर सकता है। उसका साथी ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन दोनों हंसते हैं क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि हाई स्कूल स्टूडेंट कोई पुराना फाइटर हो। फिर भी वो नोट करते हैं कि जिनवू से काफ़ी मिलता जुलता है, जो स्यूजन से भी रिलेटेड है, तो वो फैसला करते हैं कि इस पुरस्कार स्टूडेंट पर नज़र रखेंगे। सीन फिर उन लड़कों पर जाता है जो दूसरे रास्ते से गए थे। उन्होंने आखिरकार उन रिक्रूटर्स से जान छुड़ा ली जो सुन वू के पीछे थे। दोनों चुपके से भीड़ में शामिल हो जाते हैं और अगला मैच देखने की तैयारी करते हैं। लेकिन हमारा हीरो डीमंस पर नजर रखता है जो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। इस बार उसे नहीं पता कि कब होगा क्योंकि टाइमलाइन बदल चुकी है, तो वो फैसला करता है कि सून वू को चौन्ही को संभालने देगा। इसके साथ ही उनके सीनियर्स का मैच शुरू होता है। बाहर छुपा हुआ डीमन चौन्ही को सारी सिचुएशन बताता है। जब वो पूछता है कि प्लान कैसा चल रहा है, तो वो बताती है कि स्कूल में मॉन्स्टर डिवाइसेस लगा दी गई हैं, लेकिन क्योंकि जिन को कंट्रोल करना मुश्किल है, उसे एक्शन से दूर रखा गया है। ये सुनकर डीमन बॉस खुश होता है और उठ खड़ा होता है। हाथ में एक खतरनाक मैजिक ऑर्ब लिए वो आखिरकार चोजन वन को शिकार करने का प्लान शुरू करता है। इसी दौरान एग्जाम हॉल के अंदर सीनियर चोंगहुन पूरी तरह मिनिया पर हावी हो जाता है और आखिरी वार करने जाता है। वो आखिरी सेकंड में हार मान लेती है और उसे विनर करार दिया जाता है। ये देखकर सून वू उसकी परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस होता है। वो दोनों सीनियर्स की टैक्टिक्स और स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता। वो परेशान है क्योंकि मैच खत्म होने वाला है, लेकिन डीमन बॉस का कोई नामो निशान नहीं। जब सून वू पूछता है कि वो किसे ढूंढ रहा है, तो वो बहाना करता है कि वो किसी गिल्ड को ढूंढ रहा है जो उसे ले ले। सुन वो उसे तसल्ली देता है कि सेमेस्टर के शुरू से अब तक उसने बहुत इम्प्रूव किया है। वो ये भी पूछता है कि उसने इतने कम वक्त में खुद को कैसे बेहतर किया, लेकिन अचानक उनका ध्यान उस बड़े से पर्पल बैरियर पर जाता है जो पूरे एग्जाम हॉल को घेर लेता है। हीरो खौफजदा हो जाता है क्योंकि उसने पहली टाइमलाइन में ऐसा कुछ नहीं देखा था। स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से गलती हुई है और टीचर्स को कॉल करने की कोशिश करते हैं। जैसे बैरियर फैलता है, मॉन्स्टर डिवाइसेस खुलने लगती हैं। अचानक हवा में पोर्टल्स बन जाते हैं। मॉन्स्टर्स अंदर आने लगते हैं ताकि स्टूडेंट्स का शिकार कर सकें।
स्पीकर पर मॉन्स्टर्स के बारे में अनाउंसमेंट होती है। सब स्टूडेंट्स को निकलने का हुक्म दिया जाता है, जबकि बैरियर बड़ा होता जा रहा है। चोनी सोचता है कि उसका प्लान जीनियस है। जब बैरियर टीचर्स को भी अंदर कैद कर लेगा तो चोजन चाइल्ड को मजबूरन बाहर आना पड़ेगा। लेकिन जब वो एक ताकतवर शख्स को मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखता है तो वो गुस्से में दांत पीसने लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्पेशल टास्क फोर्स स्कूल में होगी। जल्द ही लड़कों को बताया जाता है कि टास्क फोर्स असल में सियोजुन का मैच देखने आई थी, लेकिन अब वो मॉन्स्टर्स को संभाल रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हीरो सोचता है कि क्या ये लीडर दक्यान है जो उसका मैच देखने आया था। वो खुश है कि वो लोग आ गए क्योंकि अब उनके पास लड़ने का असली चांस है। इसके बावजूद उसे यकीन नहीं कि इस बड़े बैरियर का क्या करना है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। स्टूडेंट्स चिल्लाते हैं कि मेजेस बैरियर का कुछ करें, लेकिन उनकी टीचर बताती है कि उन्हें कम से कम एक और ए रैंक मेज चाहिए। एक आदमी कहता है कि हाई रैंकिंग मेजेस को ढूंढना आसान नहीं क्योंकि वो कम होते हैं, लेकिन वो उसे कहती है कि ढूंढो क्योंकि बैरियर हटाने में ही 30 मिनट लग जाएंगे। असल में हीरो जानता है कि चौन्ही जैसे वर्ल्ड क्लास मेज का बैरियर हटाना उनके लिए नामुमकिन है। उसे एहसास होता है कि उसे ये खुद करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, छुपा हुआ डीमन यांग यून आ जाती है। हालांकि हीरो उस चालाक डीमन के मुंह पर मुक्का मारना चाहता है, वो बिना सबूत के उसे डीमन नहीं कह सकता। जल्द ही वो टीचर को मना लेती है कि बैरियर हटाने में उसकी मदद करे। सुनवू ये देखकर सकून का सांस लेता है, लेकिन हीरो चुपके से उसे साइड पर ले जाता है। इसी वक्त सपोर्ट मैजिक टीचर नोट करती है कि कुछ गड़बड़ है। जब बैरियर एक तरफ से हटाया जा रहा हो और दूसरी तरफ से लॉक हो तो वो टूटने के बजाय और मजबूत होता है। चयोन हाय देखता है कि उस औरत को ट्रैप का पता चल गया है। वो फौरन प्लान बदलता है और गॉब्लिन्स को हुक्म देता है कि एजेंट्स को छोड़कर यांग यून पर हमला करें, लेकिन टास्क फोर्स लीडर एक ही बार में उन्हें रोक देता है। डीमन उसका शुक्रिया अदा करती है और सकून से बैरियर पर काम करती रहती है। इसी दौरान दोनों एजेंट्स उसे गॉब्लिन से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। एजेंट हुनु कसम खाता है कि वो अपनी जान देकर उसकी हिफाजत करेगा। ये सुनकर वो सांप जैसी डीमन अपने झूठे चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा करती है। एग्जाम हॉल के बाहर सन वो आखिरकार हीरो से पूछता है कि वो उसे यहाँ क्यों लाया है। सियोजन बताता है कि उन्हें अकेला होना जरूरी था ताकि वो खुद बैरियर हटा सके। सन वो कंफ्यूज होता है क्योंकि टीचर और मेघ लड़की पहले ही ये कर रहे हैं। हमारा हीरो समझाता है कि वो मेघ असल में डीमन है जो चुपके से बैरियर को अंदर से मजबूत कर रही है। ये सुनकर सुनवू उसे पीछे खींचता है और कहता है कि टीचर्स को फौरन बताना चाहिए, लेकिन वो याद दिलाता है कि उनके पास सबूत नहीं है, इसीलिए टीचर्स शायद यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए वो सुनवू से कहता है कि बैरियर खत्म करने के बाद सबको बताना। वो लोग उसकी बात मान लेंगे क्योंकि वो जीनियस है, कोई आम स्टूडेंट नहीं। इसके बाद वो समन करता है एक बार मैजिक सर्कल बनाता है ताकि बैरियर का फॉर्मूला समझ सके। सिर्फ कुछ मिनट्स में वो पूरा बैरियर खत्म कर देता है। यांग यून और हॉल में मौजूद हर कोई ये देखकर डंब रह जाता है, जबकि हमारा हीरो सुकून से हाथ झाड़ता है जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। वो सुनवू को कहता है कि सबको खबर कर दो क्योंकि अभी और भी काम निपटाने हैं। लेकिन सुनवू जानना चाहता है कि आखिर वो अपनी असली ताकत सबसे छुपाने की इतनी कोशिश क्यों करता है। हीरो कहता है कि वो अपनी हालत में खुश है और बस ये बात उन दोनों के दरमियान राज रहनी चाहिए। वापस एग्जाम हॉल में चोही अपने चमचे पर आग बगोला है जो एक काम भी सही से नहीं कर सका। दूसरी तरफ बाकी लोग टीचर और यंग हुन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। अब जब वो आज़ाद है तो मॉन्स्टर्स का भरता बनाने का वक्त आ गया है। टीचर्स पागल हो जाते हैं और किलिंग मशीन्स की तरह मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। टास्क फोर्स को एहसास होता है कि मामला उम्मीद से जल्दी ठंडा हो जाएगा। लीडर कंफर्म करता है कि उन्हें अभी तक असली मुजरिम का कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए फिलहाल उनका पहला मकसद उस पुरस्कार शख्स को ढूंढना है। ये सुनते ही सपोर्ट टीचर बीच में बोल पड़ती है और उस शख्स की तरफ इशारा करती है जो शुरू से मशकूक था। वो योंग ह्युन का गिरेबान पकड़ लेती है और पूछती है कि बैरियर के साथ उसका क्या इरादा था। एक आदमी उसे ठंडा करने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, लेकिन वो गुस्से में चिल्लाती है कि यांग ह्युन शायद एक डीमन है। इस इल्ज़ाम से बेचारी यांग ह्युन के आंसू निकल आते हैं। सबको बुरा लगता है कि टीचर उस शख्स के साथ इतनी सख्ती कर रही है जिसने उनकी मदद के लिए मेहनत की। एजेंट हुनु एक्शन लेने की इजाज़त मांगता है, लेकिन उसका लीडर उसे थोड़ा और इंतज़ार करने को कहता है। फिर वो छुपी हुई डीमन टीचर का मजाक उड़ाती है।
वो दावा करती है कि टीचर बैरियर इसीलिए नहीं तोड़ सकी क्योंकि उसका स्किल लेवल बेकार था। उसी लम्हे हमारा हीरो इंसाफ करने के लिए बीच में आता है। वो टीचर से पूछता है कि क्या हर बार कोशिश करने पर बैरियर मजबूत हो रहा था। सब उसे देखकर हैरान है और टीचर को यकीन नहीं आता कि वो जानता है कि पूरा वक्त असल में क्या हो रहा था। हीरो वजाहत करता है कि उसे बैरियर में एक बड़ी खामी मिली थी। खुद को छुपाने के लिए वो झूठ बोलता है कि उसे इत्तेफाक से इसका फॉर्मूला पता था। जब स्टूडेंट्स ये सुनते हैं तो उनका शक वापस उस मक्कार सांप पर चला जाता है। वो चेक करने लगते हैं कि क्या यांग ह्यून नाम का कोई ए रैंक मेज वजूद रखता भी है या नहीं। बुरी तरह फंसने के बाद यांग ह्यून को समझ नहीं आता कि क्या करे। ताहम चोन ही के पास पहले से दूसरा प्लान है। हीरो को सामने आते देखकर टास्क फोर्स लीडर फैरान उसे मुजरिम समझ लेता है, लेकिन इससे पहले कि एजेंट्स उस तक पहुंचते डीमन बॉस हवा में गायब हो जाता है। दोनों ये जानकर संजीदा हो जाते हैं कि उनका मुकाबला एक खतरनाक ए रैंक डीमन से है। इसी वक्त सुबू देखता है कि योंगहोन अपना आखिरी पत्ता खेल रही है। अचानक भीड़ में से डीमंस निकलने लगते हैं। वो सांप बड़ा हो जाता है ताकि मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा इंसानों को मार सके, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती गलत शिकार चुनना थी। सुबू बिजली की तेजी से अपनी तलवार निकालता है और बिना हिचकिचाए डीमन की गर्दन काट देता है। जल्द ही स्पेशल फोर्सेस एजेंट्स और टीचर्स भीड़ में छुपे बाकी डीमंस को काबू कर लेते हैं। फिर सुनवू स्पेशल फोर्सेस लीडर दियोकुन का शुक्रिया अदा करता है, जिससे वो तकरीबन 1 साल पहले मिला था। लीडर उसकी खिदमत का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि डीमन को मारने का इनाम बाद में तय होगा। जैसे ही वो आदमी जाता है, सुनवू वो इनाम लेते हुए थोड़ा गिल्टी महसूस करता है, क्योंकि वो दिल में जानता है कि जिसने असल में सबको बचाया वो हमारा हीरो था। बाहर सेओजुन किसी का पीछा कर रहा है। वो बुरी तरह घबरा जाता है जब मुड़कर देखता है, क्योंकि वहां धमाका हुआ था जहां उसे चोजन वन की मौजूदगी महसूस हुई थी। करीब ही हायुंग की दोस्त उसे मुश्किल से उस साइको डीमन से बचाती है। वो मायूस है कि उसकी ताकत उसकी मशहूर शोहरत के मुकाबले में कितनी कमज़ोर है। वो सोचता है कि शायद ये उस डरी हुई लड़की की वजह से है जो उससे चिपकी हुई है। हायू सदमे में है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि इस खौफनाक हालात में क्या करे। फिर भी वो एरा को यकीन दिलाती है कि वो